तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँ एक न्यू डुंगुआ को। तो इस वीडियो से आप स्किप करो, उससे पहले मैं आपको बता दूं कम से कम 2 मिनट इस वीडियो को वॉचिंग कर लें। और अगर आप 2 मिनट के बाद भी अगर आपको ये डुंगुआ अच्छा न लगे तो आप इस वीडियो को छोड़कर चले जाना। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो इस कहानी के अंदर हम देखेंगे कैसे हमारा मेन कैरेक्टर रियल वर्ल्ड से कल्टीवेशन की दुनिया में चला जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ तो काफी खूबसूरत थी, लेकिन इसके बावजूद वो उसे कभी भी हाथ नहीं लगाने देती थी, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर काफी कमजोर था और इस वजह से सभी लोग उसे नापसंद करते थे, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर के पास काफी ब्यूटीफुल वाइफ थी, जिस वजह से सभी लोगों को तो उससे जेलसी तो हो गई। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि पीसी पे गेम खेल रहा था, लेकिन किसी वजह से वो आज काफी हार रहा था, जिस वजह से वो गुस्से में आते हुए कहता है अगर मैं इस मैच को भी हारा तो मैं उस पे कोई बिजली गिर जाए। अब उसकी ये सब कहते वो दूसरा मैच भी हार जाता है, जिस वजह से उसे तो काफी गुस्सा आता है। लेकिन तभी वो अचानक से अपने सामने का नजारा देखकर हैरान हो चुका था, क्योंकि उसके सामने सचमुच एक बिजली आ चुका था जो कि आते उसे हिट कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर तो उसे देखकर काफी घबरा जाता है। वो अपने मन में कहता है मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तभी हमारे मेन कैरेक्टर जुयान की आंखें खुलती है। वो आसपास देखते हुए कहता है मुझे अपने घर जाना है। अभी सुनने के साथ ही उसके सामने एक कंप्यूटर आ चुका था, जिसपे वो गेम खेल रहा था कुछ समय पहले। वो कीवर्ड जुयान से कहती है आपका स्वागत है एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और अगर होस्ट को इस वर्ल्ड से निकलना है तो आपको कम से कम 12 मिशन कंप्लीट करना होगा, जिसके बाद ही आप इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड से एस्केप करके अपनी असली दुनिया में जा सकते हैं। और जैसे जैसे होस्ट इस मिशन को कंप्लीट करते जाएंगे उसी तरह आपको इस कीबोर्ड पे बटन प्रेस करना होगा। और इसके अलावा होस्ट इस बात को याद रखे कि आपको 12 के 12 मिशन आपको लगातार कंप्लीट करने होंगे। अगर इसमें से एक भी मिशन फेल होता है तो होस्ट की उसी समय जान चली जाएगी। अब ये सुनते ही वो तो काफी घबरा जाता है। जुयान उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है मुझे इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं जाना। अब जुयान कुछ भी कहता है उससे पहले वो कीबोर्ड जुयान के अंदर घुस जाती है, जिस वजह से जुयान बेहोश हो चुका था। अब अगले सीन में एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर देखते हैं जहाँ पर काफी सारे लोगों ने एक लड़के को घेर रखा था। हमें पता चलता है ये लड़का और कोई नहीं बल्कि जुयान है, हमारा मेन कैरेक्टर। तभी एक एल्डर जुयान की बॉडी को चेक करने के बाद कहता है ये तो मारा जा चुका है। आखिर इस लड़के ने क्या पाप किया था? कल इसकी शादी हुई थी और आज इसकी मौत हो गई। सचमुच इस लड़के के लिए मुझे काफी बुरा लग रहा है, माफ करना, लेकिन इस लड़के के लिए नहीं बल्कि उस लड़की के लिए जो कि उस लड़के से शादी करी थी। बेचारी काफी खूबसूरत है, लेकिन इसके बावजूद उसने इस नल्ले से शादी की और शादी के पहले ही दिन उसकी मौत हो गई। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो भी हुआ है वो काफी अच्छा हुआ है, क्योंकि ये लड़का सचमुच एक लूजर था। अगर जिंदगी भर वो उस लड़की के साथ रहता तो उसकी लाइफ बर्बाद कर देता। अब जबकि ये लड़का मर चुका है तो उसकी वाइफ फ्री हो चुकी है, जिस वजह से वो अपनी मन मुताबिक लड़के से शादी कर सकती है। अब इस वजह से तो काफी सारे लोग काफी खुश हो चुके थे, जिस वजह से वो सभी हंसते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक हाथ आता है जो कि कहता है बेवकूफ इंसान, तुम्हें बोलते हुए शर्म नहीं आती कि मैं अभी जिंदा हूँ, लेकिन फिर भी तुम लोग ये कह रहे हो कि मैं मर चुका हूँ। अब ये सुनने के बाद तो वो हैरान हो चुका था। इसके साथ ही साथ वो तो अपने कॉन्शियसनेस में बेहोश हो जाता है। तभी दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसके ऊपर तो कल थंडर गिरा था, मुझे लगता है कि जरूर ये भूत है, इसलिए जल्दी जहाँ से निकलो नहीं तो ये भूत तो हमें भी जान से मार देगा। अब ये सुनने के साथ ही सभी लोग काफी डर जाते हैं, इसलिए सभी लोग अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। और कुछ लोग तो बेहोश हो गए थे। वो अपने मन में कहते हैं आज हम यहाँ पर मारे जाएंगे, क्योंकि ये जुयान का भूत हमें जान से मार देगा। दूसरी तरफ जुयान अपने आप को होश में आता देख काफी खुश हो चुका था। तभी जुयान की नजर एक ब्यूटीफुल लड़की पे पड़ती है जो कि उसी की तरफ आ रही थी। अब उसे देखने के साथ ही जुयान तो उसका दीवाना हो जाता है। वो अपने मन में कहता है इस दुनिया में मैंने जिंदगी में आज तक, यहाँ तक कि मैंने अपनी ओरिजिनल वर्ल्ड में भी इतनी खूबसूरत लड़की को नहीं देखा। समय न बर्बाद करते हुए जुयान जल्दी से उस लड़की के पास जाता है और उससे कहता है क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी, और ऊपर से तुम्हारा नाम क्या है? अब ये सुनने के बाद तो वो हैरानी से उससे कहती है तुम तो एक रात में सब कुछ भूल चुके हो, कल ही तो हमारी शादी हुई थी और तुम पहली रात के अंदर सब कुछ भूल चुके हो। पता नहीं मैंने कैसे भूल कर इंसान से शादी कर ली। दूसरी तरफ जुयान तो ये सुनने के बाद काफी खुश हो चुका था। वो गॉड से प्रे करते हुए कहता है जरूर मैंने पिछले जन्म में काफी अच्छे काम किए होंगे, तभी तो मुझे इतनी खूबसूरत और काफी ब्यूटीफुल वाइफ मिली है। जुयान इसके बारे में जब तक सोच रहा था, दूसरी तरफ चू को तो इस वजह से काफी गुस्सा आ चुका था, जिस वजह से मिस चू अपने मन में कहती है सचमुच ये एक नंबर का बेवकूफ इंसान है। ये कहने के साथ ही वो अपनी पार्किंग की तरफ चलने लगती है और कुछ समय के अंदर वो अपनी पार्क के अंदर बैठ जाती है। अब दूसरी तरफ जुयान अपनी वाइफ को जाता देख उसे पीछे से आवाज लगाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ चुकी थी जो कि जुयान का रास्ता रोकते हुए उससे कहती है लूजर इंसान तुम यहीं पर रुक जाओ, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मिस चू के साथ बैठ सको, इसलिए तुम उसके पीछे पीछे आओ। अब यह सुनने के बाद
तो जुयान को काफी गुस्सा आ चुका था। जुयान अपने मन में कहता है, इसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये कोई दासी है। क्या मैं इतना बड़ा लूजर हूँ कि कोई दासी भी मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रही? लेकिन क्या हुआ, मेरे पास पावर नहीं है इसे सबक सिखाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं इसे सबक जरूर सिखाऊंगा। इसलिए जुयान उस दासी से कहता है, तुम्हारे स्केट के अंदर एक होल है जिसके अंदर से कुछ दिख रहा है। अब ये सुनने के साथ ही वो दासी अपनी तरफ देखने लग गई थी। जब वो अपने स्कर्ट के अंदर देख रही थी तो दूसरी तरफ जुयान इस मौके का फायदा उठाते हुए उस पालकी के अंदर एंटर कर जाता है। दूसरी तरफ दासी को भी काफी गुस्सा आ चुका था, लेकिन मिस्टू उसे ऐसा करने से रोक देती है। वो उससे कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि इसके ऊपर कल रात को एक बिजली गिर गई थी जिस वजह से इसे आराम करने की जरूरत है। दूसरी तरफ जुयान अपने मन में कह रहा था, आखिर इसने मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि मेरे पास ना ही कोई पावर है ना ही कोई मेरी रेपुटेशन है, जिस वजह से ये काफी आसानी से काफी बड़े घराने में शादी कर सकती थी। और ये सवाल वो उससे कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ मिस्टू उससे कुछ भी नहीं बताती आखिर उसने उसके साथ क्यों शादी की है। अब अगले सीन में हम जुयान को देखते हैं। सुकी अपने घर पे आ चुका था। जुयान अपने मन में कहता है, मैं तो काफी बड़ा लूजर हूँ जिस वजह से मुझे मर जाना चाहिए, लेकिन वो इसमें भी फेल हो चुका था। तब वहाँ पर एक एल्डर एंट्री करते हुए जुयान से कहता है, अगर तुम्हें अपने आप को मारना है तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें जान से मार देता हूँ। अब ये कहने के साथ ही वो एंटर करने लगता है। अब दूसरी तरफ जुयान उसके आता देख उससे बताता है कि आखिर तुम कौन हो? अब ये सुनने के बाद वो एल्डर कहता है, थोड़ा सा तमीज से बात करो, मैं यहाँ का छोटा मोटा एल्डर हूँ, और जहाँ तक रही तुम अपनी पावर को इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक सील लगी हुई है। अब ये सुनने के साथ ही जुयान के तो तेवरी बदल जाते हैं। वो उस एल्डर को रिस्पेक्ट देते हुए उससे कहता है, आप यहाँ पर स्थान ग्रहण कीजिए और फिर मुझे बताइए कि मैं इस सील को अपनी बॉडी से कैसे हटा सकता हूँ जिसके बाद मैं अपनी पावर को इस्तेमाल कर पाऊंगा। अब ये सुनने के बाद वो एल्डर उससे बताता है कि इस सील को तोड़ने का दो ही तरीका है। पहला तरीका ये है कि तुम पूरी दुनिया में घूमो जहाँ से काफी रेयर ट्रेजर लाकर तुम अपनी सील को तोड़ सकते हो, लेकिन ऐसा करने में काफी समय लगेगा और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसे नल्ले इंसान ऐसा कर सकता है, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है तुम दूसरे तरीके को इस्तेमाल कर सकते हो जो कि एक कल्टीवेशन करने की, यानी कि तुम धीरे धीरे कल्टीवेशन करके अपनी बॉडी से सील को हटा सकते हो। और अगर तुम एक बार ग्रैंड लेवल पर पहुंच जाओगे तो अपने आप ही तुम उस सील को रोक पाओगे, यानी कि तोड़ पाओगे। लेकिन दूसरी तरफ जुयान को कुछ भी नहीं पता था आखिर कल्टीवेशन कैसे करते हैं, जिस पर वो एल्डर से बताता है कि शुरुआत का 8 लेवल तो तुम काफी आसानी से ब्रेक थ्रू कर सकते हो, लेकिन 9वें लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए तुम्हें अर्थ और हेवन की एनर्जी को कंज्यूम करना होगा, जिसके बाद ही तुम 9वें लेवल को ब्रेक थ्रू कर पाओगे और जिसके बाद तुम ग्रैंड मास्टर लेवल पे पहुंच जाओगे। और मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में तुम ग्रैंड मास्टर लेवल को अचीव कर पाओगे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुम अभी तक इमोर्टल बन जाते। ये कहने के साथ ही वो उसका जुयान का मजाक उड़ाने लगता है और इसके साथ ही वो कहता है, अगर तुम्हें इसके बावजूद तुम्हें कल्टीवेशन करना है तो इसके अंदर कल्टीवेशन करने की कुछ तरीके रखे हुए हैं जिसे फॉलो करते हो तुम कल्टीवेशन कर सकते हो। ये कहने के साथ ही वो उस टेक्निक को उसके सामने फेंक देता है और वहाँ से जाते हुए जुयान से कहता है, तुम कल्टीवेशन करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहने के साथ ही वो एक इविल स्माइल देता है और मुझे ऐसा लगता है जरूर इस टेक्निक के अंदर कुछ गड़बड़ है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें पता चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ जुयान को तो इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी, जिस वजह से वो काफी खुश हो चुका था। जुयान अपने मन में कहता है, कल्टीवेशन करने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन मैं फिर भी अपनी पावर को जरूर बढ़ाऊंगा। ये कहने के साथ ही जुयान उस टेक्निक को ओपन कर देता है। अब उस टेक्निक को ओपन करते ही वहाँ पर उसकी सिस्टम आ चुकी थी, जो कि उससे कहती है, ये टेक्निक तो सचमुच काफी लाजवाब है। इस टेक्निक के अंदर फिनिक्स गॉड की पावर है, जिस वजह से तुम समय आने पे फिनिक्स का भी इस्तेमाल कर पाओगे और इस टेक्निक को हासिल करने की वजह से तुम्हें 3 लकी स्पिन करने का मौका मिलेगा। ये बिल्कुल एक लॉटरी की तरह होगा, तुम्हें 3 बार स्पिन करने का मौका मिलेगा, जो भी तुम्हें इस किस्मत में होगा वो बाहर निकल के आ जाएगा। ये वेपन्स या फिर कोई टेक्निक हो सकता है या इसके अलावा भी कुछ चीज और भी हो सकती है और ये सिर्फ तुम्हारी लक पे डिपेंड करता है, आखिर तुम्हारा लक कितना अच्छा है। और तुम्हारी सिस्टम कुछ इस तरह से काम करती है, जब भी तुम किसी लोगों से फाइट करोगे या फिर गुस्सा दिलाओगे तो तुम्हारी कल्टीवेशन काफी तेज से बढ़ेगी और इन सभी से मिलने वाले एक्सपीरियंस तुम किसी भी चीज को एक्सचेंज या फिर खरीदने में कर सकते हो। अब दूसरी तरफ जुयान तो इस वजह से काफी खुश हो चुका था, जिस वजह से वो खुशी में उसे स्पिन करता है, लेकिन पहले वाले में उसका लक काफी खराब निकलता है। ये देखने के साथ ही जुयान दूसरा स्पिन करता है, जहाँ पर उसे एक छोटी सी गेंद मिलती है, जिसकी एक खास बात थी कि जुयान किसी लड़की से पेटे खाता है, जो कि जुयान से भी काफी पावरफुल है, तो किसी तरह से जुयान को प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जिस वजह से मैं इस पॉइंट को स्किप करता हूँ। जब जुयान किसी लड़की से पिटाई खाएगा तो ये हमें पता चल जाएगा। दूसरी तरफ जुयान तो इस वजह से हैरान हो चुका था। वो अपने मन में कहता है, खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर मैं सबसे वीक हूँ, जिस वजह से मेरा पिटाई खाना तो पूरी तरह से तय है और इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि मैं लड़का से पिटाई खाऊं या फिर लड़की से। और अगर वही लड़के से पिटाई खाने के बाद मुझे कुछ मिलता है तो ये तो काफी अच्छी बात होगी। अब आखिरी बार स्पिन करने के बाद जुयान को एक ड्रैगन मिलता है, जो कि काफी पावरफुल था। अब ये देखने के साथ ही जुयान अपने मन में कहता है, चलो कुछ तो अच्छा मिला, लेकिन फिर भी मैं इसकी पावर चेक करना चाहता हूँ,
आखिर ये कितना पावरफुल है। अब अगले सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि काफी तेज से जुएन की घर की तरफ आ रहे थे, जो कि किसी लड़की ने इन सभी के मजे लेने के लिए इस सभी के पीछे छोड़ा हुआ था। लेकिन जैसे वो कुत्ता जुएन को देखता है तो वो जुएन पे भी भौंकने लग गया था। अब ये देखने के साथ ही जुएन अपने मन में कहता है अब समय आ चुका है उस ड्रैगन की पावर को देखने का। ये कहकर जुएन उस कुत्ते की तरफ ड्रैगन को फेंकता है, जिस वजह से वो कुत्ता उसे छूने की कोशिश करता है। अब जैसे वो कुत्ता ड्रैगन को छूता है तो उसी समय उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि उस ड्रैगन के ऊपर काफी सारे पॉइजन लगे हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ जुएन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कुत्ता कैसे मर गया। तभी देखते ही देखते जिसका कुत्ता था वो लड़की आ जाती है, जो कि आती साथी कहती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे कुत्ते को मारने की, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। ये कहने के साथ ही वो अपनी चाबुक से जुएन की पिटाई करने लगती है। दूसरी तरफ उसकी फिनिक्स गॉड की पावर आती हुई उसकी कहती है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस तो काफी बढ़ रहा है, जिस वजह से तुम्हें जल्दी जल्दी इस लड़की से और पिटाई करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ये लड़की तुम्हें पीटेगी उसी तरह तुम्हारे एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाएगा, इसलिए तुम इस लड़की को और भी गुस्सा दिलाओ। अब ये सुनने के साथ ही जुएन उससे कहता है ये सिर्फ एक कुत्ता ही था, जिस वजह से तुम मेरे यहाँ पर जान लोगी क्या, इसलिए चलो आओ एक कमरे में हम बात करते हैं। अब दूसरी तरफ जुएन की इन शब्द को सुनने के बाद तो उस लड़की को काफी गुस्सा आ गया। वो जुएन से कहती है क्या कहा तुमने एक कमरे में। ये कहने के साथ ही वो जुएन पे और भी हिट करने लगती है ताकि उसकी जान ले सके। दूसरी तरफ जुएन उस लड़की से कहता है अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो चलो हम एक बैट लगाते हैं, जैसे कि तुम मुझे मारना चाहती तो मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा और तुम्हारे 10 मूव को झेल लूंगा, और अगर मैं तुम्हारे 10 मूव के अटैक को झेल लिया तो तुम मुझे एक बार बॉयफ्रेंड करके बुलाओगी। अब ये सुनने के बाद तो उस लड़की का पारा चढ़ चुका था। वो उससे कहती क्या कहा तुमने बॉयफ्रेंड, और वो भी मैं तुम जैसे लूजर को कहूंगी। ये कहने के साथ ही वो चाबुक से उसे मारने लगती है, लेकिन जैसे वो लड़की जुएन पे हमला करने वाली थी उस समय जुएन उसे रोक देता है। इससे पहले तुम मुझे मारो, इससे पहले मैं अपने कुछ काम को कर लेता हूँ। ये कहने के साथ ही वो उस बॉल को निकाल लेता है और वो अपने मन में कहता है मुझे पहले चेक कर लेना चाहिए क्या ये बॉल एक्टिवेट हो चुका है या फिर नहीं, क्योंकि अगर ये बॉल एक्टिवेट नहीं हुआ तो मैं जरूर जान से मारा जाऊंगा। अब ये सुनने के बाद वो लड़की उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन कुछ ही अटैक झेलने के बाद जुएन वहाँ पर गिर जाता है। अब ये देखने के साथ ही वो लड़की परेशान होने लगती है। वो अपने मन में कहती है क्या ये लड़का मर चुका मेरे अटैक से। ये कहने के साथ ही वो उसके पास जाने लगती है। दूसरी तरफ हमें जुएन को देखते हैं जिससे काफी मजा आ रहा था। अब दूसरी तरफ हम जुएन के दरवाजे के पास देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग आ रहे थे। तभी उसके कमरे से कुछ आवाज आने लगती है, जिस वजह से वो दोनों वहाँ पर रुक चुके थे। तभी एक लड़का कहता है क्या उस लड़की ने उसके साथ कुछ गड़बड़ कर दिया, पता नहीं ये लड़की कैसी बेशर्मी लड़की है जो कि एक लूजर के साथ ये सब कर रही है। कुछ समय बाद वो लड़की वहाँ से जाने लगती है, जिस वजह से जुएन उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसे रोकते हुए उससे कहता है क्या तुम्हें पता नहीं आखिर हमारे बीच में क्या शर्त लगी हुई थी, जिस वजह से वो लड़की जुएन को अपना बॉयफ्रेंड कहती है। अब अगले सीन में हम जुएन को देखते हैं जो कि एक रूम में आराम कर रहा था। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ चुके थे जो कि जुएन से कहते हैं हमारे मास्टर ने तुम्हें बुलाया इसलिए तुम जल्दी चलो। लेकिन दूसरी तरफ जुएन उनके साथ जाने के लिए बिल्कुल एग्री नहीं होता है। अब इस कारण से उन तीनों को तो काफी गुस्सा आ चुका था, जिस वजह से वो जबरदस्ती जुएन को अपने साथ ले जाने लगते हैं। अब इस कारण से जुएन को तो और भी तकलीफ होने लगती है, क्योंकि जुएन ने पहले काफी पिटाई खा ली थी। अब इसी सीन को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम जू फैमिली का सीन देखते हैं जहाँ पर जुएन को लेके आ गया था। जुएन अपनी वाइफ की मेड को देख कर कहता है ये तो काफी ब्यूटीफुल है, लेकिन अगले पर उसे एहसास हो गया था आखिर उसने क्या कह दिया, इसलिए वो इस बात को पलटते हुए कहता है यानी कि ये घर कितना खूबसूरत दिख रहा है। तभी उसके फादर इन लोग कहते हैं आखिर तुम्हारा ऐसे हालत किसने किया, तुम मुझे बस उसका नाम बताओ। इधर जुएन कहता है मुझे पता है मेरी वजह से आपकी जू फैमिली की रेपुटेशन बहुत ज्यादा नीचे गिर रही है, इसके लिए मैं काफी शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा कि मेरी वजह से जू फैमिली का रेपुटेशन नीचे न गिरे। अब जुएन की बातों सुनने के बाद जू फैमिली के कई सारे मेंबर्स उसके खिलाफ में बाज उठाने लगते हैं। वो लोग कह रहे थे कि हमें जुयान को यहाँ से निकाल देना चाहिए। अब ये लोग ऐसी बातें कर ही रहे थे, उस समय वहाँ पर एक व्यक्ति आता है जो कि वहाँ पर आने के साथ ही कहता है यहाँ पर कोई लेडी आना चाहती है, जो कि कह रही है कि वो जुयान को जानती है, इसके साथ ही वो जुयान से मिलने के लिए आ रही है। उसकी बातों सुनने के बाद जुयान की मदर इन लोगों को काफी गुस्सा आ चुका था। इसके साथ ही वो कहता है जल्दी से उस लेडी को बुला के लेके आओ। कुछ ही समय बाद वो लेडी भी आ चुकी थी, जो कि आने के साथ ही जुयान से चिपकने की कोशिश कर रही थी। इसके साथ ही वो कहने लगती है तुमने मुझे पहले कहा था कि हम साइड में मिलेंगे, लेकिन फिर अचानक से तुम्हें क्या हो गया, तुम चेंग मेंशन में मुझे क्यों बुला लिया, और तुम्हारी ऐसी हालत कैसी होगी, तुम मुझे बस उसका नाम बताओ। इसके साथ ही मुझे ऐसा लगता है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो सबको ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसके और जुएन के बीच में कुछ चल रहा है। अभी बात सुनने के साथ ही उन सभी को काफी गुस्सा आ चुका था। इधर हम जुएन की वाइफ की मेड को देखते हैं जो कि लगातार उसकी तरफ देखते हुए स्माइल कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ इसी ने किया है। दूसरी तरफ हम जुएन की मदर इन लोग को देखते हैं जो कि ये चीज देखने के बाद और सुनने के बाद काफी गुस्से में आ चुकी थी। इसके साथ ही वो कहने लगती
देखती है आखिर ये क्या चल रहा है। अब उसे गुस्से में देखकर जुयान उस लेडी को बाजू में हटाता है। इसके साथ ही वो कहने लगे थे कि बहन आखिर तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। इस पे वो लेडी कहने लगी थी आखिर जाने मन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हम आज से पहले बार कितनी बार मिल चुके हैं, लगता है तुम्हारी शादी हो चुकी है इसलिए तुम मुझे भूल चुके हो। इधर जुयान कुछ सोचते हुए कहता है मुझे याद है, आखिर तुम कौन हो, मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें भूल गया था, लेकिन अब मुझे याद आ चुका है कि मैंने तुमसे पैसे उधार लिए थे इसलिए मैं तुम्हें पैसे तुम्हारे लौटा रहा हूँ। चलो अब मुझे बताओ आखिर तुम्हें कितने देने थे। अभी इधर बात सुनने के साथ ही वो काफी खुश हो चुकी थी। वो भूल जाती है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आई है। वो कहती है मुझे 30 कॉइन्स दे दो, इसके साथ ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इस बात को सुनने के साथ ही जुयान की मदर इन लोग काफी गुस्से में आ चुकी थी, जबकि जुयान की वाइफ हंसने लगती है। इधर हम जुयान को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ के पास आने के साथ ही उससे कहता है तो मुझे कॉइन्स दे दो, मैं तुम्हारे कॉइन्स फ्यूचर में लौटा दूंगा। अभी बात सुनने के साथ ही वो उससे कॉइन्स दे देती है। जुयान उस लेडी को कॉइन्स देते हुए उससे कहता है ये लीजिए कॉइन्स, और उसके साथ ही वो कहने लग गया था कि आखिरी आप वुमेन है जिसे मैं पसंद करता हूँ, और वैसे मैं आपको बता दूं मेरी कंडीशन काफी हद तक ठीक हो चुकी है। इसके साथ ही मैं जो फैमिली के पीछे रहता हूँ, इसलिए अब आपको जरूरत नहीं है कि आप दूसरी फैमिली में काम करें। जुयान की ऐसी बातें सुनने के साथ ही वो लेडी घबराते हुए क्या है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैं कुछ समझी नहीं। इस पर जुयान उसे समझाते हुए उससे कहता है तुमने तो अभी कहा कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि अब हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो हमें शादी कर लेना चाहिए, इस तरीके से हम दोनों एक दूसरे के पास रह पाएंगे। अब बात सुनने के साथ ही वो लेडी बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। इसके साथ ही वो घबरा जाती है। वो उस कॉइन्स को फेंकते हुए कहती है मुझे शादी नहीं करना, मुझे अभी शादी नहीं करना, मैं सिर्फ यहाँ पर एक नाटक कर रही थी। इस बात को सुनने के साथ ही सभी लोग हैरान हो गए थे कि ये लेडी अब तक नाटक कर रही थी। इधर अब हम जुयान को देखते हैं जिसके चेहरे पे स्माइल आ चुका था। इसके साथ ही वो उस लेडी से सवाल करता है आखिर तुम बताओ आखिर सच क्या है। इधर वो लेडी वे समझ चुकी थी कि अगर उसने नाटक खत्म नहीं किया तो इसकी शादी हो जाएगी, इसीलिए वो उससे कहती है मैं बताती हूँ आखिर क्या हुआ। वो कहने लगे थे कि मुझे 20 कॉइन्स दिए गए थे। इसके साथ ही वो जिस व्यक्ति ने मुझे दिया था उसने अपने कवर कर रखा था चेहरे को, जिस वजह से मैं उसके चेहरे को नहीं देख पाई। उसी ने मुझसे कहा था कि चू फैमिली के अंदर आकर ये सब तुम्हारे साथ करने के लिए, कि हमें ऐसा लगे कि सभी को जैसे कि हम दोनों डेट कर रहे हो, इसकी वजह से तुम्हारे रेपुटेशन चू फैमिली के अंदर पूरी तरह से नीचे गिर जाएगा। इसके साथ ही वो माफी मांगते हुए उससे कहती है प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, क्योंकि मेरे दादा और दादी यहाँ पर अकेले हैं, और इसके साथ ही हमारी कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी इसलिए हमें इस डील को मानना पड़ा। इन वर्ड को सुनने के साथ ही वो भी काफी गुस्से में आ चुके थे। इसके साथ ही हम देखते हैं वहाँ पर कुछ गार्ड आ चुके थे और उसे वहाँ से ले जाते हैं। उसके जाने के बाद जुयान सभी से कहता है मुझे इसकी लेडी के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि आखिर ये लड़की कौन है, और इसके साथ ही मेरा कोई अफेयर भी नहीं चलता। इसके साथ ही मेरी वाइफ के अलावा मेरे माइंड में कोई भी नहीं, मेरे ख्याल से इतना एक्सप्लेनेशन काफी होगा। ये कहने के साथ ही वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। ये देखते ही सभी को समझ में आ चुका था कि जुयान यहाँ पर जो भी बोल रहा है वो बिल्कुल सही है। अगले सीन में हम जुयान को देखते हैं जो कि अपने बेडरूम में आराम कर रहा था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है आखिर मुझे कौन टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, वो इसके बारे में सोच ही रहा था। उस समय हम देखते हैं वहाँ पर उसकी साली आ चुकी थी, जो कि वहाँ पर आने के साथ ही उससे माफी मांगने लगती है। इसके साथ ही वो कहती है कल जो भी हो उसके लिए मैं काफी शर्मिंदा हूँ और मुझे आपने प्रोटेक्ट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ समय ऐसी बातें करने के साथ ही वो वहाँ से चली जाती है। उसकी वहाँ से जाते कुछ समय के अंदर वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ चुका था। उसे देखने के साथ ही वो जुयान काफी डर जाता है। फिर उससे पता चलता है ये तो मिस्टर मू है। मू को देखने के साथ ही उससे कहता है आखिर मिस्टर मू आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इधर मिस्टर मू को हम देखते हैं जिसने उससे जुयान को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। इसके साथ ही उससे क्या था तुम्हारा लेवल तो कुछ अलग लग रहा है, लगता है तुमने कुछ समय के अंदर अपने कल्टीवेशन को शुरू कर दिया है, इस वजह से तुम्हारा लेवल काफी स्पीड से बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि तुम एक दिन के अंदर ही अपने दूसरे लेवल को ब्रेक थ्रू कर चुके हो, क्योंकि आम आदमी को भी 1 या फिर 1 साल लगता है सेकंड लेवल को ब्रेक थ्रू करने में, लेकिन तुमने एक ही दिन के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुमने एक दिन के अंदर ही 1 लेवल ब्रेक थ्रू किया है। ये हैरान कर देने वाली बात तो है, लेकिन तुम अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर हो। ये कहने के साथ ही वहाँ से चले जाते हैं। इधर जुयान अपने मन में कहता है लगता है ऐसा हो सकता है कि सुबह में मैंने पिटाई खाता है, उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत मात्रा में होगी, इसलिए लगता है वो स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर जा चुकी है, इसलिए मैंने सेकंड लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया। तभी जुयान की सिस्टम उसके सामने ओपन होते हुए उससे बताती है कि अगर आप चाहे तो फ्री स्पिन 3 बार कर सकते हैं, इससे आपको इसके अंदर कुछ भी मिल सकता है। अभी बात सुनने के साथ ही जुयान काफी खुश हो चुका था। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं एक कोशिश जरूर करना चाहूंगा। ये कहने के साथ ही वो अपनी स्पिन को चालू कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं पहली बार में उससे कुछ भी नहीं मिलता, जिस वजह से वो थोड़ा सा उदास हो चुका था। उसकी सिस्टम उससे मोटिवेट करते हुए कहती है क्या हुआ अगर पहली बार आपको कुछ भी नहीं मिला तो आप दूसरी स्पिन करिए, अभी आपको 2 स्पिन बचा हुआ है। उसकी ये बात सुनने के साथ ही जुयान भी ऐसे ही करता है। वो कहता है दूसरा स्पिन चालू हो जाओ। उसकी इतना कहते हैं दूसरा स्पिन भी चालू हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं दूसरे स्पिन में उससे कुछ भी नहीं मिलता, जिस वजह से उससे काफी गुस्सा आ चुका था। और इसके अगले पल हम देखते हैं जहाँ पर जुयान उस सिस्टम को अलग अलग तरीके से प्रणाम कर रहा था ताकि उसे इस बार कुछ अच्छा से मिल जाए। और तभी हम एक लेडी को देखते हैं जो कि
की जुएन के कमरे में नजर रख रही थी। इसके साथ ही वो सब कुछ नोट कर रही थी। वो जुएन की हरकतों की वजह से हैरान हो गई थी क्योंकि उसे सिस्टम नजर नहीं आ रहा था, बस उसकी हरकतें नजर आ रही थी। इधर हम फिर से जुएन को देखते हैं जिसने अलग अलग तरीके से उस सिस्टम को प्रणाम कर लिया था। जैसे वो इस बार प्रेस करता है उस समय हम देखते हैं उस सिस्टम से काफी मात्रा में एनर्जी निकलने लग गई थी। इसके अगली बार जुएन काफी खुश हो चुका था। वो खुश होते हुए कहता फाइनली कुछ मिल चुका है मुझे। जुएन देखता है कि उसके सामने एक बोतल आ चुकी थी। उसकी बोतल के अंदर हीलिंग करने की दवाई रखी हुई थी, इसलिए जल्दी से जुएन उससे जाके पी लेता है ताकि उसके जितना भी दर्द है उससे भी खत्म हो सके। इधर हम फिर से उस लड़के को देखते हैं जो कि ये नजारा देखने के साथ ही हैरान हो गई थी। वो अपने मन में कहती है लगता है मेरा दिमाग खराब हो चुका है या फिर मेरी आंखें खराब हो चुकी है कि ये लड़का पूरी तरह से हील हो चुका है और कुछ समय यहाँ पर रही तो मैं पागल हो जाऊंगी। ये सब सोचने के साथ ही वो यहाँ से चली आती है और बाहर आने के साथ ही वो सीटी मारती है, जिस वजह से वहाँ पर एक बाज आ जाता है। वो एक लेटर को निकालते हुए कहती है तुमने जैसा कहा था मैं वैसे ही कर रही हूँ। मैं जुएन पे यहाँ पर नजर रख रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुमने जैसा मुझसे वादा किया था तुम वैसे ही करोगे, तुम अपने वादों से पलटोगे नहीं। ये सब सोचने के साथ ही वो उस पक्षी के पैरों में उस लेटर को बांध देती है। इसके साथ ही वो उस पक्षी को उड़ा देती है और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ चुका एक न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा जुएन जब च्यू मैंशन में होता है तो वहाँ पर एक लड़की भी आ गई थी जो कि ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो जुएन के साथ है, लेकिन जुएन किसी तरह मैनेज करके सभी को उसकी हकीकत सामने लेके आ जाता है। जब वो लड़की भी अपने आप को एक्सेप्ट कर लेती है कि वो यहाँ पर जुएन को फंसाने के लिए आई हुई थी। और एपिसोड के आखिरी में हमने देखा था कि मिस चू की मेट जुएन की इंफॉर्मेशन किसी को दे रही थी। इसके साथ ही वो कहती है कि तुम अपना वादा निभाओगे। तो अब इसके आगे इस पार्ट की शुरुआत होती है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम मिस चू की मॉम डैड को देखते हैं जो कि जुएन के बारे में बातें कर रहे होते हैं, आखिर उससे फंसाने की कौन कोशिश कर रहा होगा। तभी मिस चू के फादर कहते हैं हमें जुएन को सेव करने के लिए कुछ करना होगा ताकि उससे कुछ भी ना हो। ऐसा लगता है कि जुएन को कोई फंसाना चाहता है। अब ये व्यक्ति कौन है ये हमें आगे आने वाले एपिसोड को में पता चलेगा। अभी के समय उसकी मॉम डैड ऐसी बातें कर रहे होते हैं, उस समय हम देखते हैं मिस चू भी आ गई थी अपनी मेट के साथ। वो दोनों वहाँ पर आते हुए साथ ही मिस चू कहती है कि आप दोनों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जुएन के बारे में कुछ सोच लूँगी कि आखिर उसे कैसे प्रोटेक्ट करना है। अभी बात सुनने के साथ ही मिस चू के फादर और उसकी मॉम काफ़ी खुश हो गई थी। फिर अगले सुबह हम जुएन को देखते हैं जो कि आराम से अपने बेड पे लेट कर सोया हुआ था। तभी वहाँ पर दो एंग्री पॉइंट आ जाते हैं। शायद ये वही व्यक्ति होगा जो कि कल जुएन को फंसाने की कोशिश कर रहा था। अब इधर जुएन उठने के साथ ही कहता आखिर कौन व्यक्ति है जो कि मुझ पर गुस्सा कर रहा है, लेकिन कुछ समय सोचने के बाद वो कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर कौन मुझ पर गुस्सा करता है, ये तो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिट है। चलो ये दोनों एंग्री पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए मैं अपना लकी स्पिन करता हूँ, आखिर मुझे इसमें क्या मिलता है। ये कहने के साथ ही वो अपना लकी स्पिन चालू करता है। हम देखते हैं पहले लकी स्पिन में उसे कुछ भी नहीं मिलता, जबकि वो दूसरे स्पिन करता है तो उसे एनर्जी पिल मिलती है, जिस वजह से वो खुश हो चुका था। उसे ये तो नहीं पता आखिर ये एनर्जी पिल क्या काम करती है, लेकिन फिर भी उसने उस पिल को खा लिया। जैसे वो पिल उसे खाता है तो हम देखते हैं उस पिल के सारी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर आने लगती है। तभी वहाँ पर मेड आने के साथ ही जुएन को बताती है कि मिस चू आपसे मिलना चाहती है, इसलिए आप जल्दी से आए। अभी ये सुनने के साथ ही जुएन तो काफी खुश हो चुका था। इसके साथ ही वो कहने लग गया था कि मेरी वाइफ ने मुझे बुलाया तो मुझे जल्दी जाना होगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर जुएन अपनी वाइफ का वेट कर रहा था। उस समय हम देखते हैं वो सामने उसकी वाइफ और उसके साथ ही मेड भी आ रही थी। फिर कुछ समय बाद मिस चू एक बॉक्स देते हुए जुएन को बताती है कि इसके अंदर एक प्रोटेक्ट करने वाली शील्ड है जिसके इस्तेमाल करते हुए तुम अपने आप को बचा पाओगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि इस खतरा भी छोटा रहना चाहिए। अगर बड़ा मुश्किल आता है तो उसे तुम्हें खुद हैंडल करना होगा। और कुछ समय ऐसी बातें करने के बाद मिस चू और उसकी मेड वहाँ से चली जाती है। इधर जुएन तो काफी खुश हो चुका था। इसके साथ ही वो कहने लग गया था कि अब मेरी वाइफ मुझसे प्यार करती है, इसका मतलब कि वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती है, इसीलिए मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी करीब आने वाले। ये सब सोचने के साथ ही वो काफी खुश हो चुका था। फिर अगले सीन में हम जुएन को देखते हैं जहाँ पर वो अपने घर में आ गया होता है। वो अभी भी इसके बारे में सोच रहा होता है कि आखिर मैं अपने रिलेशनशिप को आगे कैसे बढ़ाऊं। इसके साथ ही वो कहने लग गया था कि मैंने आज से पहले प्यार कभी नहीं किया, इसलिए मुझे नहीं पता आखिर रिलेशनशिप को आगे कैसे बढ़ाते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने अपनी दुनिया में सीखा है कि अपने रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए पहले हमें डिनर में इन्वाइट करना पड़ता है। तो इसीलिए मुझे ऐसा करना चाहिए कि मुझे अभी मिस चू के घर जाना चाहिए और उसे रात को डिनर के लिए इन्वाइट करना चाहिए। अगर मिस चू ने इसके लिए हाँ कह दिया तो इसका मतलब
मैं समझ जाऊंगा कि वो मुझे थोड़ा बहुत तो पसंद करती होगी। इसके साथ ही मैं अपने रिलेशनशिप को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाऊंगा। ये सब सोचने के साथ ही वो मिस चू की घर की तरफ रवाना हो जाता है ताकि आज रात के लिए डिनर में इन्वाइट कर सके। अगले सीन में जुयान मिस चू की कमरे के सामने आ चुका था। इसके साथ ही वो कहता है मिस चू के आप अंदर है, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं देता। कुछ समय खड़े रहने के बाद जुयान मिस चू के कमरे में एंट्री करता है। तब हमें वहाँ पर देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम यिंग था और इसके अलावा मिस चू के कमरे में कोई भी नहीं होता। अभी वो देखने के साथ ही जुयान थोड़ा सा हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो कहता है आखिर तुम कौन हो और मिस चू की कमरे में क्या कर रही हो। अब ये बात सुनने के साथ हम उस लेडी को देखते हैं जो कि अपनी ड्रेस को संभाल रही थी। इस पर यिंग कहती है मैं भी मिस चू को ढूंढते हुए यहाँ पर आई थी क्योंकि मुझे उससे कुछ काम था, लेकिन जब मैं यहाँ पर आकर देखी तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर वापस जा रही थी तो वहाँ पर मेरा कपड़ा गंदा हो गया और इसलिए मैं अपने कपड़े को ठीक कर रही हूँ। अब यह सुनने के साथ ही हम जुयान को देखते हैं जो कि वापस जाते हुए अपने मन में कहता है जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तभी हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर हम इनको देखते हैं जो कि मिस चू के कमरे में किसी चीज को ढूंढ रही थी। इसके साथ ही वो कहती है आखिर वो किताब मिस चू ने कहाँ रखा। मेरे मास्टर ने कुछ भी करते हुए मुझे मिस चू से उस किताब को छीन के लिखा है ताकि मैं किसी भी तरह से उनके पास उस किताब लेके आऊँ। जब वो उस किताब को ढूंढ रही थी तभी वहाँ पर जुयान आ गया था। अब जुयान को कुछ ना सको इसलिए वो ये सब ड्रामा कर रही थी। तभी जुयान पीछे पलटकर यिंग से कहता है मैं भी देखना चाहूंगा आखिर तुम्हारा कपड़ा कहाँ से गंदा हुआ, क्योंकि मुझे शक है कि यहाँ पर तुम कुछ ढूंढने के लिए आई हुई थी या फिर किसी चीज को चोरी करने के लिए। अब ये बात सुनने के साथ ही हम यिंग को देखते हैं जिसके चेहरे पे स्माइल आ चुका था। इसके साथ वो कहने लगी थी क्या तुम सच में देखना चाहते हो। ये कहते हुए उसके करीब आ गए थे। इसके साथ ही हम देखते हैं वो अपने कपड़े को उठाने लगती है। इसके साथ ही वो कहते हैं तुम खुद देख लो। थोड़ा सा कपड़ा उठाने के बाद वो कहती है तो तुमने देख लिया होगा। ये कहने के साथ ही वहाँ से जाने लगती है। इधर हम जुयान को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है कि आखिर ये लड़की कुछ गड़बड़ करने के लिए आई है। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे कुछ समय तक इस लड़की को परेशान करना चाहिए ताकि इससे गुस्सा होकर मुझे एंग्री पॉइंट मिल जाए और एंग्री पॉइंट का मैं इस्तेमाल लकी स्पिन में कर सकता हूँ। ये सब सोचने के साथ ही वो उस लड़की के पास आ चुका था। इधर हम यिंग को देखते हैं जो जुयान को अपने पास आता देख सरप्राइज हो जाती है। वो अपने मन में कहती है आखिर ये जुयान यहाँ पर क्या करना चाहता है। इससे पहले वो कुछ समझ पा लेती, उससे पहले हम देखते हैं उसने उसे पकड़ लिया था। इसके साथ ही उसे गोल गोल घुमाते हुए अपने गोद के अंदर बैठा लेता है और इसके साथ ही जुयान उससे कहने लग गया था कि मुझे पता है तुम सभी लड़कियों को क्या है, तुम मुझे सिर्फ सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। और इसी तरह गुस्से दिलाने वाले कुछ शब्द कह देता है जिस पर हम यिंग को देखते हैं जिससे काफी गुस्सा आ रहा था। लेकिन जुयान की फूटी किस्मत उस समय वहाँ पर देखते हैं मिस चू भी आ चुकी थी अपने मेट के साथ। वो जब एक लड़की को जुयान की गोद में देखती हो तो काफी गुस्से में आ जाती है। इसके साथ ही वो उसे भगा देती है। वो एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करता है जुयान, लेकिन हम देखते हैं वो उसे कुछ भी एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं देती, उस दोनों को वहाँ से भगा देती है। इधर इस बात से जुयान थोड़ा सा नाराज हो जाता है। वो अपने मन में कहता है अगर मिस चू मुझसे पसंद करती होती है तो वो मुझ पर ट्रस्ट करती, यहाँ तक कि जो भी शख्स गलत काम करता है उसे भी एक चांस दिया जाता है ताकि वो अपने सफाई में कुछ कह सके। लेकिन मिस चू ने तो मुझे एक मौका भी नहीं दिया था मैं अपनी बात को उनके सामने रख सकूं। क्या वो सचमुच मुझे पसंद करती है फिर नहीं। लगता है इन सभी चीजों का फैसला करने का समय आ चुका है। मैं आज रात में वहाँ पर जाकर उससे पूछूंगा वो मुझे पसंद करती है फिर नहीं। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर जुयान वहाँ पर आ चुका था। इसके साथ ही हम देखते हैं वहाँ पर उसकी मेड जुनर भी होती है, जहाँ हम जुनर को देखते हैं जो कि लगातार जुयान के बारे में बुराई कर रही थी। इसके साथ ही मिस चू उसके से कहते हैं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें किसी भी तरह से उसकी बुराई नहीं करना चाहिए। ये सब बात कर ही रहे थे उस समय उन दोनों ने भी सेंस कर लिया कि जुयान यहाँ पर आ चुका है। इसलिए मिस चू कहती है कि तुम अंदर आ जाओ, मुझे पता है कि तुम बाहर से हमारी बातों को सुन रहे हो। अब बात सुनने के साथ ही हम जुयान को देखते हैं जो कि अंदर आ जाता है। जुयान मिस चू की तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहता है हम दोनों के बीच काफी गलतफहमी हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक कमरे में कपड़ा लगा कर इसके बारे में डिस्कस करें। अब जुयान की ये सब सुनने के बाद कोई भी गुस्से में आ जाएगा। इसी तरह हम देखते हैं मिस चू भी काफी गुस्से में आ चुकी थी, इसलिए वो अपनी एनर्जी को रिलीज करती है। वो इतनी पावरफुल थी कि हम देखते हैं एक ही बार में जुयान पीछे धकेला गया था। इसके साथ ही जुयान अपने मन में कहता है आखिर इससे क्या हुआ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि हमारे बीच में काफी गलतफहमी पैदा हो गया, इसलिए मैं चाहता था कि जुनूर को यहाँ से भेज कर मैं उसके बारे में डिस्कस करूँ। शायद ऐसा हो सकता है कि इन्होंने कुछ गौर ही समझ लिया हो। लेकिन तभी उसकी दिमाग की बत्ती जलती है। वो अपने मन में कहता है जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मुझे कुछ एंग्री पॉइंट जमा कर लेना चाहिए। इसका इस्तेमाल तो मैं मिस चू पे नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरी वाइफ है, इसलिए मुझे उस पे इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये कहने के साथ ही उसकी नजर जा चुकी थी जुनर पे। जुनर को देखने के साथ ही जुनर उससे कहता है तुम तो वो यहाँ पर काफी भुगती हो क्योंकि यहाँ पर मिस चू तो कुछ भी नहीं कहती, और इसी तरह से वर्ड वो इस्तेमाल करने लग गया था, जिस वजह से हम देखते हैं जुनर को काफी गुस्सा आ गया था जुयान पे। अब कुछ समय ऐसे एंग्री पॉइंट कमा लेने के बाद जुयान वहाँ से निकल जाता है अपने घर की तरफ।
अगली सुबह जुयान तालाब के पास खड़ा हुआ था, तभी उसे कोई धक्का देता है जिस वजह से वो पानी के अंदर गिर जाता है। उसे ऐसा लगता है कि ये और कोई नहीं बल्कि मिस चू होगी, इसीलिए मदद के लिए वो ऊपर आने लगता है। लेकिन जब वो देखता है कि ये और कोई नहीं बल्कि जूनियर है तो उसे काफी गुस्सा आता है। लेकिन तभी अचानक से वो पानी के अंदर गिरने लगता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। अब ये बात देखने के साथ ही जूनियर तो काफी घबरा जाती है। इसके साथ ही वो अपने मन में क्या आती है, कहीं ये तो मर तो नहीं गया। बस इसी थॉट के साथ वो उसे बचाने के लिए उसे पानी से बाहर निकालने लगती है। लेकिन जैसे वो जुएन के करीब आती है तो जुएन उसे पानी के अंदर खींच लेता है। दरअसल यहाँ पर जुएन एक्टिंग कर रहा था कि वो मर गया, लेकिन असल में उससे कुछ भी नहीं हुआ होता है। हम देखते हैं जूनियर को सबक सिखाने के लिए उसे वाटर के अंदर कुछ ज्यादा गहराई के अंदर लेके आ जाता है। इस वजह से जूनियर बेहोश हो गई थी। ये देखने के लिए कि वो अभी भी जिंदा है या फिर मर चुकी है, उसकी सांसों को महसूस करने लगता है। लेकिन उससे पता चलता है कि ये तो बस बेहोश हुई है, इसीलिए वो उसे CPR देने की कोशिश करता है। लेकिन आज जब आखिरी में उसके पास कोई चारा नहीं होता तो वो अपने मुंह का जरिया इस्तेमाल करता है ताकि उसे CPR दे सके। अब कुछ समय बाद जूनियर होश में आ गई थी। वो इस चीज को महसूस कर लेती है कि जुयान ने अपने होठों से उसके होठों को छुआ है, जिस वजह से उसे काफी गुस्सा आ चुका था, इसलिए उसे थप्पड़ मार देती है। तभी जुयान की नजर एक लड़ी पे पड़ती है, जिसे देखने के बाद वो हैरान हो चुका था। वो अपने मन में कहता है मेरी फूटी किस्मत, क्योंकि वो लेडी और कोई नहीं बल्कि मिस चू होती है। वो मिस चू की और उसकी ऐसी हालत देखने के साथ ही जुयान को कुछ गलत समझ लेती है। जुयान अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन मिस चू उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। इसके साथ ही मिस चू कहती है अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सही हो तो क्यों ना हम ऐसा करें कि मैं तुम्हारे साथ एक व्यक्ति को लगा दूं, वो मेरे को बताएगा कि आखिर तुम क्या करते रहते हो। इस चीज को सुनने के बाद तो जुयान भी काफी खुश हो चुका था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जब एक व्यक्ति उस पर नजर रख रहा होगा तो उसे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो शख्स मिस चू को बता देगा कि जुयान की इसमें कोई गलती है या फिर नहीं। अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जिसे मिस चू ने लगाया था। उसका नाम चैन होता है। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर जुयान को समझ में आ चुका था कि ये लड़का उसकी बैंड बजा कर रखेगा, क्योंकि हम देखते हैं जब जुयान को एक बार खांसी आती है तो यानी कि छींक आती है तो वो उसके ऊपर कई सारे कमल को रोक देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे काफी ठंड लग रही है। और जब जुयान एक बार जा रहा होता है तो उसके सामने एक पत्थर होता है। पत्थर को हटाने के लिए उसे लात मार देता है, जिस वजह से जुयान नीचे गिर चुका था और इस वजह से उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। अब फ्रैक्चर के लिए वो दवाई नहीं बल्कि लाल मिर्च के पाउडर उस पर डाल देता है, जिस वजह से उसकी हालत और भी खराब हो गई थी। इन सभी चीजों को याद करने के बाद जुयान अपने मन में कहता है ये लड़का जब तक मेरे साथ रहेगा तब तक मेरा मरना तय रहेगा। अगले सीन में हम जुयान को देखते हैं जो अपने साली की पैर पकड़ रहा था। इसके साथ ही वो उससे कह रहा था कि तुम अपने हंटर से मुझे मारो, क्योंकि मेरी कल्टीवेशन अभी के समय काफी नीचे जा चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं और भी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करके अपने कल्टीवेशन को बढ़ाऊं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर चैन फिर से आ चुका था। ये देखने के बाद तो उसका दिमाग खराब हो चुका था। वो अपने मन में कहता है अब ये जाकर मिस चू को बता देगा कि मैं इसकी साली के इस पैर पकड़ रहा था, इसलिए मुझे इसे रोकना होगा। इधर हम चैन को देखते हैं जो कि खुद भी यही सोच रहा होता है कि आखिर ये व्यक्ति कैसा व्यक्ति है, आखिर ये लड़की इसी के साथ ऐसे मिसबिहेव कैसे कर सकता है। और इसी सीन को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर आपको इस सीरीज के आगे के एपिसोड देखना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं इस सीरीज के जैसे ही अगला पार्ट एक्सप्लेन करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और हमारे सीरीज को आप सबसे पहले देख सकें। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ चुका हूँ एक न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, जब जुयान गलत सिचुएशन में फंसा होता तब वहाँ पर मिस चू आती थी और उसे गलत समझ लेती थी, इसलिए मिस चू जुयान के पीछे एक लड़के को लगा देती है ताकि किसी भी तरह से जुयान गलत करने की कोशिश करे तो वो लड़का उसे इन्फॉर्म कर दे। एपिसोड के आखिरी में हमने देखा था कि जुयान जब अपनी साली के पैर पकड़ रखा था ताकि वो उसे मारे और उसकी कल्टीवेशन बढ़े, तभी वहाँ पर वो लड़का आ गया था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसकी साली को देखते हैं उसकी वहाँ पर देखने के साथ ही वहाँ से भागने लगती है। जुयान उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है तुमने आखिर यहाँ पर क्या देखा। इस पर वो लड़का उसकी तरफ बढ़ने के साथ ही कहता है मैंने सब कुछ देख लिया कि कैसे आपने उस लड़की का पैर पकड़ रखा था। क्या आपका दिमाग खराब हो चुका है? मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से बड़ी सिस्टर आपसे नाराज रहती है। उसकी बातों को सुनने के साथ ही जुयान को भी ऐसा लगता है कि उसका दिमाग खराब हो चुका है, क्योंकि जब से वो कल्टीवेशन की दुनिया में है उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तो इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि यहाँ का डॉक्टर भी काफी पावरफुल होगा, इसलिए वो उसे काफी आसानी से ठीक कर सकता है। इसलिए वो चैन से कहता है कि ऐसे हुआ होगा, मेरा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए तुम्हें ऐसा क्या पता है कि मिंग सिटी का सबसे पावरफुल डॉक्टर कौन है, ताकि वो फेमस डॉक्टर मुझे ठीक कर सके। अब बात सुनने के साथ ही चैन इसके बारे में सोचने लग गया था। कुछ समय सोचने के बाद वो कहता है हाँ मुझे याद आया, यहाँ पर एक सिटी के अंदर ही एक पावरफुल और फेमस डॉक्टर है जिसका नाम मास्टर जी है।
वो आपको पूरी तरह से ठीक कर देंगे। ये सुनने के साथ ही वो इसके लिए तैयार हो गया था। वो उससे कहता है अगर ऐसी बात है तो हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। रास्ते में चलते हुए जुयान चैन से सवाल करता है कि तुमने एक मुझे एक बार बताया था कि तुम्हारी एक बड़ी सिस्टर भी है, तो क्या तुम मुझे उसका नाम बता सकते हो। इस पर वो मना कर देता है। इसके साथ ही वो कहता है अगर आप मुझसे ऐसे सवाल करते रहे तो मैं जाकर आपकी वाइफ को सब कुछ बता दूंगा, फिर मैं सुई आपको संभालेंगी। इसके साथ ही मैं आपके पुराने करतूतों के बारे में उन्हें बता दूंगा। अब यह सुनने के साथ ही उससे काफी गुस्सा आ चुका था, इसलिए उसके हेड पे मारते हुए उससे कहता है फिर तुम मुझे ऐसे डराने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। ये कहने के साथ ही सुयन आगे बढ़ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर वो चू मैंसन से दूर आ चुके थे। इसके साथ ही वो कहता है अच्छा हुआ मेरे आजू बाजू कोई भी व्यक्ति नहीं है, यानी कि मेरे को गाइड करने वाला व्यक्ति नहीं है, नहीं तो मेरे को परेशानी हो सकती थी। तभी चू उसे याद दिलाते हुए उससे कहता है कि आप तो एक वेस्ट है, इसलिए कोई भी व्यक्ति आपको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहेगा। इसके साथ ही वो लोग ये भी जानते हैं कि दूसरे लोग आप पे क्यों ही हमला करेंगे, क्योंकि सभी को पता है कि आप सिर्फ एक कचरे हैं। इन वर्ड को सुनने के साथ ही उसका मुंह बन गया था और कुछ समय के अंदर वो सभी डॉक्टर के घर के पास आ गए थे, जहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पर तो एक लंबी भीड़ लगी हुई है। तब चैन उसे बताता है कि यहाँ पर इतने सारे लोग इसलिए नहीं आए ताकि वो डॉक्टर से इलाज करा सके, जबकि वो लोग इसलिए आए ताकि वो डॉक्टर की लड़की को देख सके। उसकी बेटी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इधर जुयान कहता है क्या सच में तुम सच बोल रहे हो। जुयान की बातों को 1% सुन लेता है। इसके साथ वो कहता है मिस चू तो इससे भी सुंदर थी, लेकिन मैंने सुना है कि मिस चू की शादी हो चुकी है एक लूजर के साथ, इसलिए अब हम उसी के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, जबकि डॉक्टर की बेटी अभी तक कुमारी है। अभी इधर जुयान ये बात सुनने के साथ ही काफी गुस्से में आ गया था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है आखिर इसकी हिम्मत कैसे मुझे लूजर कहने की। तभी वो कहता है कि देखो ये डॉक्टर की लड़की के बारे में गलत कह रहा है। अभी बात सुनने के साथ ही वहाँ पर जितने लोग थे जो कि डॉक्टर की लड़की को देखने के लिए आए थे वो सभी काफी गुस्से में आ जाते हैं। इसके साथ ही उस व्यक्ति को मारने लगते हैं। इसके साथ ही वो सभी कहते हैं आखिर तुम डॉक्टर की लड़की के बारे में कुछ भी गलत नहीं कह सकते, हम उससे प्यार करते हैं, इसलिए हम उसके खिलाफ कोई भी वर्ड नहीं सुन सकते। तब इधर हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि डॉक्टर के पास आया था। इसके साथ ही उसके हाथों में एक पर्पल कलर की टेक्निक रखी हुई थी, जिसके अंदर से पर्पल कलर की एनर्जी निकल रही होती है। उस बुक को देखने के साथ ही डॉक्टर कहते हैं ठीक है तुम अंदर आ सकते हो, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। अब इस चीज को देखने के बाद तो जुयान काफी हैरान हो गया था। इसके साथ ही उससे काफी गुस्सा आ रहा था डॉक्टर पर कि उस डॉक्टर ने अभी तो कहा था कि वो लंच ब्रेक पे है, लेकिन अभी के साथ ही इस व्यक्ति ने जैसे उसे टेक्निक दिया तो ये इलाज करने के लिए तैयार हो गया। तब एक बार फिर से चैन उससे बताता है कि शायद से तुम इसके बाजू वाला बोर्ड नहीं पढ़े, यहाँ पर एक कुछ मिशन लिखे हुए हैं, जिसे तुम पूरा करते हो तो डॉक्टर तुम्हारा इलाज फ्री में कर देगा। अभी बात सुनने के साथ ही वो वहाँ पे आ जाता है जहाँ पर लिखा हुआ था कई सारे मिशन, और जुयान ने उस मिशन बोर्ड से मिशन उठा लिया था। इसके साथ ही वो कहता है डॉक्टर से मैं इस 3 बीस्ट को मारने वाला मिशन ले रहा हूँ। अभी बात सुनने के साथ ही डॉक्टर कहता है तुम तो काफी कमजोर लग रहे हो, इसके साथ ही तुम्हारी शक्ल काफी घटिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम 3 नहीं बल्कि 20 मॉन्स्टर को मारो, उसके बाद ही मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। इन वर्ड को सुनने के साथ ही उससे काफी गुस्सा आ गया था। इसके साथ ही वो कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर मैं इस मिशन को एक्सेप्ट करता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मुझे कमजोर कहने की, अब मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मैं कमजोर नहीं हूँ। और अगले सीन में हम चैन को देखते हैं जहाँ पर वो पैकिंग कर रहा था। इसके साथ ही उसने कई सारे सामान रख दिए थे पट्टी के, क्योंकि उससे जुयान पे पूरी तरह से विश्वास था कि वो अच्छी खासा फिट के आएगा। तब चैन उससे बताता है कि मैंने सुना था कि कुछ दिन पहले 3 बीस्ट को मारने के लिए कुछ गए थे लोग, लेकिन वो लोग अभी तक नहीं आए। इसके साथ ही वो ऐसा लग रहा था कि वो सभी मारे गए, इसलिए मैंने आपके बैग में इतने सारे पट्टी को डाल दिया है ताकि आपको चोट आए तो आप इस को कर ले। अब रात को जुयान को देखते हैं जो कि डॉक्टर से मिलने के लिए आया हुआ था, लेकिन तभी उसकी खिड़की से नजर जाती है तो वो हैरान हो गया था, क्योंकि वो देखता है कि वो डॉक्टर उसी किताब को पढ़ रहा है जिसे एक व्यक्ति ने दिन में दिया था। जुयान को पता चलता है कि इस किताब के अंदर अश्लील चीजें लिखी हुई है, और इसी चीज को देखने के साथ ही वो हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो कहने लग गया था कि ये डॉक्टर तो एक नंबर का बेशर्म है। फिर अगले सुबह हम देखते हैं चैन और जुयान को जो कि सिटी से बाहर जा रहे थे उस मिशन को करने के लिए, लेकिन तभी गेट कीपर ने उसे रोक दिया। इसके साथ ही वो जुयान से कहता है कि तुम्हें अपना पास दिखाना होगा, उसके बाद ही तुम यहाँ से एग्जिट कर सकते हो, लेकिन जुयान के पास तो कोई भी पास नहीं होता। जिस वजह से हम देखते हैं जुयान वापस से जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आता है जो कि एक गैंग लीडर था। वो वहाँ पर आने के साथ ही कहता है ये हमारे साथ है, इसलिए तुम यहाँ से इसे जाने दो। अब आवाज सुनने के साथ ही उसे जाने देता है। इसके साथ ही वो शख्स अपने मन में कहता है ये तो जुयान है जिसे मारने का टास्क मेरे हेड ने दिया था, और अभी ये मिशन को कंप्लीट करने के लिए जा रहा है। इसके साथ ही मेरे बॉस ने भी कहा था कि मुझे मॉन्स्टर कोड लाना है, जबकि ये जुयान उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जा रहा है तो उसके पास कुछ ट्रेजर होगा, तभी तो ये यहाँ पर जा रहा है। अगर मैंने इसे खत्म करके उस ट्रेजर को हासिल कर लिया तो मेरा बॉस का 2 मिशन कंप्लीट हो जाएगा, जिस वजह से मेरे बॉस मुझे काफी रिवॉर्ड देंगे। और कुछ समय बाद जहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर वो सभी एक ढाबा पे आए हुए थे आराम करने के लिए,
तभी एक शख्स ने जुएन के गर्दन पे अपना हथियार रख दिया। इसके साथ ही वो उस व्यक्ति से कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे मारने के लिए आए हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी गैंग को छोड़ दिया है, इसलिए अगर तुम बांटने की कोशिश की तो मैं इसे मार दूंगा। मुझे पता है कि ये बेशक तुम्हारे गैंग का है। अब ये बात सुनने के साथ ही जुएन उसे बताने की कोशिश करता है कि उसका गैंग का नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी बात नहीं मानता। इसके साथ ही वो उस पर्सन से कहता है कि अगर तुम इस जुएन की जान को बचाना चाहते तो मेरे पीछे मत आना, नहीं तो मैं इस व्यक्ति को मार दूंगा। मैं जंगल में जाकर इसे छोड़ दूंगा। अब अगले आधे घंटे के बाद देखते हैं जहाँ पर वो शख्स जुएन को छोड़ दिया था। इसके साथ ही वो कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो और किसी भी तरह से होशियारी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये कहने के साथ ही वो जुएन को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो गैंग का मेंबर वहाँ पर आ गया, जो कि आने के साथ ही उसे मार देता है। इसके साथ ही वो कहने लग गया था कि मैं तुम्हें जान से मारने के लिए ढूंढ रहा था, लेकिन अचानक से बात है कि तुम मेरे सामने आ गए। ये कहने के साथ ही वो जुएन की तरफ बढ़ने लगता है। इसके साथ ही वो कहता है कि मेरे बॉस ने कहा था कि मैं तुम्हें मार दूं, इसलिए मैं तुम्हें भी मारने वाला हूँ, इसलिए अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। वैसे भी तुम्हारे मरने से चू फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, उन्हें उसकी तुम्हारी लाश मिलेगी तब तो उन्हें पता चलेगा आखिर तुम्हें किसने मारा है, और वो अगर तुम्हारी लाश उन्हें मिले ही नहीं तो तब उसे कैसे पता चलेगा। ये कहने के साथ ही उसने जुएन को रस्सी में बांध दिया था। इसके साथ ही वो कहता है अब तुम सभी बीस्ट का शिकार बनने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन तभी जुएन हंसने लग गया था। इसके साथ ही वो कहता है ये अच्छी बात है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, क्योंकि वैसे भी मैं इस लाइफ से थक चुका हूँ। मैं शुरू से एक वेज था, जिस वजह से चू फैमिली में मेरी शादी हो गई, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी वहाँ पर मेरे साथ बुरा ट्रीट हुआ, और वैसे भी मुझे कई सारे लोग मारना ही चाहते हैं। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, जुएन को मारने के लिए एक गैंगस्टर उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी जुएन ने अपनी स्टोरी शुरू कर दी। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में जुएन उसे बताता है कि मेरी किस्मत शुरू से ही काफी खराब रही है। इनफैक्ट जब मैं चू फैमिली का सन इन लॉ बन चुका हूँ, फिर भी वहाँ के नौकर तक भी मेरी इज्जत नहीं करते, अभी भी मेरे साथ वैसे ही बर्ताव रहता है। जुएन की ऐसी बातें सुनने के साथ ही वो व्यक्ति तो काफी इमोशनल हो गया था। इसके साथ ही वो कहता है तुम्हारी बातों को सुनने के बाद तो मुझे एहसास हुआ कि तुम ही मैं ही हूँ, कि जैसे तुम्हें कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, वैसे भी मेरे को भी काफी शुरुआत से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और अब देखो मैं कहाँ पर हूँ। इसलिए आज चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये कहने के साथ ही उसने अपने स्वord को फेंक दिया और उससे क्या था तुम मेरे गले लग जाओ। अब इस बात को सुनने के साथ ही जुएन उसे बताता है कि उसके हाथ तो बंधे हुए हैं, जिस वजह से उसे गले नहीं लगा सकता। जुएन की बातों को सुनने के बाद वो व्यक्ति काफी इमोशनल हो गया था, जिस वजह से हम देखते हैं वो जुएन को आजाद कर देता है। इसके साथ ही वो कहता है अब मेरे गले लग जाओ, लेकिन जैसे वो गैंग मेंबर जुएन की रस्सी को खोलता है, उसी समय जुएन ने उस पर अचानक से हमला कर दिया, और उसे अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर उसने उसे कैद कर लिया था। इसके साथ ही वो सवाल करता है आखिर मुझे मारने के लिए किसने कहा, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इधर उस पर्सन को तो जुएन पे काफी गुस्सा आ रहा था। इसके साथ ही वो कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे ट्रैप करने की, लेकिन जुएन उसकी बातों को इग्नोर करने के साथ ही उसके पैरों में गुदगुदी करने लगता है, जिस वजह से उसे आखिरी में बताना पड़ता है। वो कहता है कि मेरे लीडर ने कहा था, और मेरे लीडर से ये सब एक व्यक्ति ने कहा था जिसने अपने चेहरे पे एक मास्क लगा रखा था। उसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें मार दूं। उस गैंग मेंबर की बातों को सुनने के बाद जुएन अपने मन में कहता है आखिर ये व्यक्ति है कौन। पिछली बार भी इसने उस लड़की को भेजा था ताकि मेरे को किसी भी तरह से चू मेंशन से बाहर करा सके, और अब ये व्यक्ति मुझे मरवाना चाहता है। आखिर ये व्यक्ति है कौन। बट तभी उसे रियलाइज होता है आखिर वो क्या कर रहा है। आखिर उसे यहाँ पर आखिर मोस्ट को मारना था, उसे मोस्ट को चाहिए, जिस वजह से वो गैंग मेंबर की तरफ देखने लग गया था। इसके साथ वो कहता है अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो तुम्हें 20 मोस्ट को मारना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, नहीं तो तुम भूल ही जाओ कि तुम यहाँ से बच भी पाओगे। ये कहने के साथ ही उसे घाई में धक्का दे देता है। इस बात को सुनने के बाद उसके पास भी कोई चारा नहीं रहता, लेकिन उसे काफी गुस्सा आ रहा था, और जितना वो गैंग मेंबर गुस्सा हो रहा था उतने ही जुएन को पॉइंट मिल रहे थे, और देखते ही देखते उसने कई सारे बीस्ट को मार दिया। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि कई सारे बीस्ट उसे मारने के लिए उसकी तरफ आ रहा है, जिस वजह से जुएन से कहता है तुम्हें जो भी करना था तुमने कर लिया, प्लीज मुझे अब ऊपर कर लो, क्योंकि अगर अब तुमने नहीं किया तो मैं ये सभी बीस्ट मुझे मार देंगे। इस पर जुएन भी तैयार हो गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो फाइट नहीं कर सकता, इसलिए उसे ऊपर लेके आ जाता है। लेकिन जैसे उसे मौका मिलता है वो जुएन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सही समय पे जुएन ने उस चीज का इस्तेमाल कर लिया था जो कि मिस चू ने दिया था। उस चीज की मदद से जुएन उसे उल्टा लटका देता है। इसके साथ ही वो कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मुझ पे हमला करने की, अब तुम इन सभी बीस्ट का शिकार बनने के लिए तैयार हो जाओ। तभी हम देखते हैं एक बीस्ट ने उसका मेन पॉइंट पे काट लिया था। अब इस वजह से उससे काफी दर्द हुआ। इसके
साथ ही उसका नींद को टूटता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके आसपास एक व्यक्ति है जो कि उसे एक चीज पिला रहा था। इसके साथ ही वो कहता है कि मुबारक हो, तुम भी हमारी तरफ बन चुके हो, यानी कि तुम्हारा सिस्टम खत्म हो चुका है और अब तुम हमारी कैटेगरी में आ गए हो। अब ये बात सुनने के साथ ही उससे काफी गुस्सा आता है। इसके साथ ही हम देखते हैं जहाँ पर उसके नींद टूटता है, वो अपने सामने जुएन को देखता है, जहाँ पर जुएन उससे बताता है कि मुझे माफ करना इस हरकत के लिए, क्योंकि तुम्हारे बचाने के लिए मुझे उस चीज को काटना पड़ा। अगर मैं ऐसा ना करता तो वो बीच तुम्हें उसी समय खा जाता। जुएन की इन वर्ड को सुनने के साथ ही उसका गुस्सा को ठिकाना नहीं रहता, यानी कि उसका लिमिट पूरी तरह से फट चुका था। तभी जुएन उसे शांत करवाते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो, मेरे पास डॉक्टर का दिया हुआ एक दवाई है जिसकी वजह से तुम पूरी तरह से नॉर्मल हो सकते हो। ये कहने के साथ ही वो एक बिल की पोटली उसी की तरफ फेंकता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बर्ड आ चुका था जो कि आने के साथ ही उसे वहाँ से ले जाता है। इस चीज को देखने के बाद वो व्यक्ति अपने मन में कहता है, मेरा तो आत्मा ही निकल गया। ये कहने के साथ ही हम वहाँ पर एक फनी सा इमेज भी दिखते हैं। इतना कहने के साथ ही वो व्यक्ति वहीं पर बेहोश हो चुका था। उसके बेहोश होने के बाद जुएन अपने मन में कहता है, ये व्यक्ति तो अब मेरा किसी भी काम का नहीं रहा, इसलिए अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। इसने वैसे भी कई सारे मोस्टर को मार लिया था, जिस वजह से मेरे पास अब कई सारे मोस्टर कोर आ चुके हैं। इसके अलावा मेरे सिस्टम में कई सारे पॉइंट आ चुके हैं जिसकी मदद से मैं लॉटरी खेल सकता हूँ। ये कहकर वो लॉटरी खेलने लगता है, जिसके अंदर कई सारे स्पिरिचुअल पिल मिलती है, जिस वजह से उसे खा लेता है। जैसे जुएन उसे खाता है तो उसके अंदर से काफी बास आने लगती है। ये देखने के साथ ही जुएन अपने मन में कहता है, मेरी बॉडी के अंदर से ये ब्लैक चीज क्या निकल रही है, इसके साथ ये चीज तो बहुत ज्यादा गंद कर रही है, मेरे ख्याल से मुझे एक बार नहा लेना चाहिए। ये कहने के साथ ही वो पानी में आ जाता है। जैसे वो पानी में आता है तो उसे महसूस होता है कि पानी तो गर्म हो रही है। तभी जुएन कहता है, आखिर मुझे क्या हो रहा है, मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं। ये कहने के साथ ही वो बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद उसे होश आता है तो उसे महसूस होता है कि उसकी पावर पहले से काफी बढ़ चुकी है। ये देखने के साथ ही वो हैरान हो चुका था। इसके साथ ही वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो खुश होते हुए कहता है, फाइनली मैंने अपना ब्रेक थ्रू कर ही लिया। लेकिन तभी वो सामने का नजारा देखने के साथ ही हैरान हो गया था और आंख फाड़ते हुए सामने का नजारा देखने लगता है। फिर वो अपने मन में कहता है, लगता है दुनिया का 8वां अजूबा यहाँ पर हो चुका है, इतनी खूबसूरत लड़की। उसके इतना कहने के साथ ही हम उस लड़की को देखते हैं जो कि वहाँ पर खुद भी नहा रही थी। अब मैं समझा आखिर पानी में आग क्यों लग रही थी, ये लड़की ने आग लगाई थी। सचमुच ये लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मुझे नहीं पता कि डॉक्टर की लड़की कैसी दिखती है, लेकिन ये लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये कहने के साथ ही उसे देखने लगता है। तभी हम देखते हैं उस लड़की को जिसने भी इस चीज को महसूस कर लिया था कि कोई तो उसे देख रहा है, जिस वजह से वो जैसे पीछे पलटती है तो उसे महसूस होता है कि ये तो जुएन है। तभी जुएन पीछे पलटते हुए कहता है, मैं तुम्हें कोई गलत इंटेंशन से नहीं देख रहा था, मैं आधे घंटे पहले पानी में आया था, उसके बाद मैं यहाँ पर बेहोश हो गया। उसके बाद जैसे मेरी आँख खुली तो मैं यहाँ से निकलने वाला था और उसी समय मैंने देखा कि तुम नहा रही हो। इसके अलावा मेरे कोई भी इंटेंशन नहीं था। अब ये बात सुनने के साथ ही वो कहती है, तो ऐसी बात है, ठीक है, तो लेकिन तुम पीछे मत देखना। इस पर जुएन कहता है, ठीक है, फिर मैं पीछे पलट के नहीं देखूंगा। ये कहने के साथ ही वो सामने देखने लगता है और कुछ समय बाद वो लड़की अपने ड्रेस को पहन लेती है। इसके साथ ही वो जुएन से कहती है, अब तुम बाहर आ सकते हो। जब जुएन बाहर आ रहा था तो गलती से उसके हाथ पत्थर से टच हो जाता है। इस वजह से उसके हाथों में पॉइजन लग जाती है। अब इस पॉइजन की वजह से जुएन परेशान होते हुए कहता है, आखिर ये पॉइजन कहाँ से आ गया। इस पर वो लड़की शर्माते हुए कहते हैं, मुझे माफ करना, मुझे लगा जब मैं ड्रेस बदलूंगी तो पीछे पलट के देख सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर पॉइजन लगा दिया। जैसे तुम पीछे पलटते हो उस समय तुम्हारा खेल खत्म हो जाता, लेकिन मुझे समझ में आ चुका है कि तुम बैड पर्सन नहीं हो, जिस वजह से तुम मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हारी एंटीडोट दे के ठीक कर दूं। और कुछ समय के अंदर वो उसे दवाई लगा कर ठीक कर देती है। इधर हम जुएन को देखते हैं जो कि उस लड़की को एकटक देख रहा था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, ये लड़की कितनी खूबसूरत है। वैसे तो मेरी वाइफ भी काफी खूबसूरत है, लेकिन मेरी वाइफ तो मुझे कभी भी अपने पास तो आने भी नहीं देती। इसके साथ ही वो तो मुझ पर ट्रस्ट भी नहीं करती। जबकि इस लड़की के बारे में बात की जाए तो ये लड़की कितनी खूबसूरत होने के साथ साथ काफी शर्मीली भी है। मुझे ऐसी तो किसी लड़की की तलाश थी, लगता है आज मेरा तलाश खत्म हुआ। सिस्टम तुम्हारा कोई जवाब नहीं। मुझे लग रहा था कि तुम एक नंबर के घटिया सिस्टम हो, लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की के साथ मुझे बुलवाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे करके वो उस लड़की के साथ बातें करने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर की बेटी है। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, जुएन जिस नदी में नहा रहा था उसके साथ एक लड़की भी होती है, जिस वजह से वो हैरान हो गए थे। और नदी से बाहर निकलने के बाद वो लड़की जुएन से बात करने के बाद उसे समझ में आता है कि जुएन काफी अच्छा है। इसके साथ ही वो जुएन को बताती है कि ये और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर की बेटी है, जिस वजह से जुएन हैरान हो गया था। अब आगे जुएन अपने मन में कहता है, ये लड़की तो सचमुच काफी ब्यूटीफुल है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस खड़ूस की बेटी कुछ ऐसी दिखती होगी। सच में आज जो मेरे साथ हुआ है उसे तो मैं मिरेकल कहूंगा, क्योंकि जिस लड़की को सभी लोग देखना
देखना चाहते हैं उसे तो मैंने नहाते हुए आज देख लिया। ये सब सोचते हुए वो काफी खुश हो गया था। इसके साथ वो दोनों जब चल रहे थे तभी उन पे एक बीस्ट ने हमला कर दिया। अब उस बीस्ट से बचने के लिए वो दोनों पेड़ पे आ जाते हैं। इसके साथ हम आधे घंटे के बाद देखते हैं जहाँ पर जुएन ने उस बीस्ट को काफी थका दिया था, जिस वजह से वो बीस्ट जमीन पे लेट जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर जुएन नीचे आ गया था। इसके साथ ही हम उस लड़की को देखते हैं जो कि उससे कहती है कि तुम संभल कर, कहीं ये बीस्ट उठ ना जाए, क्योंकि अगर ये बीस्ट उठ गया तो हमारी बैंड बजा देगा। इस पर जुएन कहता है तुम चिंता मत करो, ये बीस्ट हमें कुछ भी नहीं करेगा। ये कहने के साथ ही उस बीस्ट के सामने आ गया था। इसके साथ ही उस बीस्ट को चिढ़ाने लगता है। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है ये बीस्ट तो काफी पावरफुल है, इसलिए मैं अगर वुल्फ के पास इसे लेकर जाऊंगा तो ये बीस्ट उससे खत्म कर देगा। ये सब सोचने के साथ ही उस बीस्ट को भड़काने लगता है, जिस वजह से हम देखते हैं वो बीस्ट भी काफी भड़क चुका था और फिर जुएन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जुएन वुल्फ को देखने के साथ ही वहाँ से हट जाता है, जिसके बाद उन वुल्फ की नजर बीस्ट पे जाती है, जिस वजह से उनका शिकार करने के लिए उस बीस्ट की तरफ अटैक करने लगती है। इधर हम जुएन को देखते हैं जो कि एक फ्लावर को लेके आ जाता है। इसके साथ ही वो कहता है अब मैं कमेंट्री करने वाला हूँ, आखिर यहाँ पर कौन जीतेगा। जुएन कहता है देखिए इन बीस्ट ने इस पे हमला कर दिया, लेकिन तभी इस बीस्ट ने अपने एक फार्ट मारा, जिस वजह से यहाँ पर कोई भी बीस्ट इसके सामने नहीं टिक पा रहा। सबके सब आराम से बेहोश हो रहे हैं और इस कार्य से काफी इजीली खत्म हो रहे हैं और कुछ ही समय के अंदर ये सभी बीस्ट मारे जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो बीस्ट भी यहाँ से भाग चुका था, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि ये तो काफी खतरनाक है। अब उस बीस्ट के जाते के साथ ही जुएन वहाँ पर आ चुका था। इसके साथ ही आसपास के मॉन्स्टर कोर को उठाने के साथ ही जुएन अपने मन में कहता है अब मेरे पास तो टोटल 20 कॉइंस हो चुके हैं। तभी डॉक्टर की बेटी जुएन से कहती है क्या आप मुझे ये दे सकते हैं, क्योंकि मेरे फादर एक पिल को रिफाइन कर रहे हैं, जिस वजह से उन्हें इस कोर की जरूरत है। अभी बात सुनने के साथ ही जुएन अपने मन में कहता है वैसे भी मैं इस बीस्ट कोर को इसलिए ले जा रहा हूँ ताकि इसके फादर को दे सकूं, इसलिए अगर मैंने इसकी बेटी को दे दिया तो यहाँ पर कोई भी बुराई नहीं होगी। लेकिन फिर भी जुएन उस लड़की से सवाल करता है आखिर मैंने इस कोर को तुम्हें दिया तो तुम क्या दोगी, क्योंकि इन सभी चीजों के लिए मैंने अपनी जान को रिस्क में डाला। अभी बात सुनने के साथ ही वो थोड़ा सा सोचने लग गई थी। फिर वो एक डीप ब्रेथ के बाद वो कहती है कि मैं तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं दे सकती, लेकिन मेरे पास 150 टेल्स हैं जिसे तुम रख सकते हो, इसके बदले में तुम मुझे 10 मॉन्स्टर कोर दे दो। अभी बात सुनने के साथ ही अपने मन में कहता है रजिस्टर फीस 100 है और ये मुझे टोटल 150 टेल्स दे रही है, जिस वजह से मेरा भी फायदा है इसमें, इसलिए जुएन 150 टेल्स ले लेता है और फिर अपने मन में कहता है मुझे सारे कोड इसे दे देना चाहिए, क्योंकि इसके फादर कहने पे मैं यहाँ पर आया हूँ और अब जबकि मेरे पास रजिस्ट्रेशन करने की फीस हो चुकी है तो अब मैं बेकार में इन कोर का क्या ही करूंगा। इसलिए वो सारे के सारे मॉन्स्टर को उसे देता है। अभी बात देखने के साथ ही वो हैरान हो गई थी। इसके साथ ही वो मना करते हुए कहते हैं मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इधर जुएन जबरदस्ती उसे देता है। इसके साथ ही वो कहता है अब हम दोस्त हैं, इसलिए तुम अपनी दोस्त की बात मानो और इसे रख लो। इसके साथ ही उसने गलती से उसके कंधे पे हाथ रख दिया था, जिस वजह से उसके हाथों में पॉइजन जाने लग गई थी। इसके साथ ही जुएन अपने मन में कहता है मुझे कुछ गड़बड़ क्यों लग रहा है। ये सोचने के साथ ही जैसे उसके हाथ पे नजर जाती हो तो हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है ये लड़की कहाँ पॉइजन डालती रहती है। फिर अगले सीन में हम उस लड़की को देखते हैं जहाँ पर उसने जुएन को पूरी तरह से ठीक कर दिया था। इसके बाद वो माफी मांगते हुए कहते हैं मुझे माफ करना, मेरे फादर ने इसे डाल दिया था ताकि कोई भी व्यक्ति मुझे गलत तरीके से टच ना करे। अगर मुझे वो टच करता है तो उसके अंदर ये पॉइजन चली जाएगी, जिस वजह से उसकी मृत्यु उसी समय हो जाएगी। अब उस लड़की की बातों को सुनने के बाद जुएन अपने मन में कहता है अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई तो कोई लड़का तो इसे की तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा, वो व्यक्ति डर के मारे ही मारा जाएगा। तभी वो लड़की कहती है लेकिन आप दूसरे इंसानों से कुछ अलग है। ये कहने के साथ ही वो उसकी तरफ देखने लग गई थी। अब इस चीज को सुनने के साथ ही जुएन समझ चुका था कि वो लड़की क्या समझ रही है, जिस वजह से वो काफी गुस्से में आ चुका था। अब जुएन के गुस्से को देखने के साथ ही वो समझ चुकी थी कि ये जुएन और कोई नहीं बल्कि एक लड़का ही है, जिस वजह से वो कहते मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें कुछ और ही समझ लिया था। अगले सीन में हम चू मैंसन के अंदर देखते हैं जहाँ पर मिस चू की मॉम डैड आपस में बातें कर रहे थे। उसी समय मिस चू की फादर कहता है कि मैंने सुना है कि वो आ रही है यू याओ नाओ, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इसके साथ ही सभी लोग ये कहते हैं कि वो एक हीरोइन है। उसकी ये बात सुनने के साथ ही उसकी वाइफ काफी गुस्से में आ चुकी थी। इसके साथ ही उसके कान को मरोड़ते हुए कहती है क्या कहा तुमने, वो एक हीरोइन है तो फिर मैं तुम्हें क्या लगती हूँ। ये कहने के साथ ही उसके कान को और भी मरोड़ने लगती है, जिस पर हम देखते हैं वो डर चुके थे। इसके साथ ही वो कहते हैं तुम बुढ़े इंसान, तुम अभी भी बुढ़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी जवानी अभी तक नहीं गई, क्या मैं तुम्हारी जवानी को निकालूं। ऐसे कहते हुए उससे काफी फटकार लगाती है, जिस वजह से हम देखते हैं जहाँ पर वो उसके हाथ जोड़ने लग गया था। इसके साथ ही वो कहता है मुझे माफ
माफ कर दो मेरी माँ, मैं आज के बाद तुम्हारे सामने उसकी कभी जिक्र भी नहीं करूंगा। इसके साथ ही वो कहता है मैं तो बस ये कह रहा था कि बाकी लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन असली में तो तुम मेरे लिए काफी अच्छी हो। मेरे कहने का इंटेंशन ये नहीं था कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मेरा इंटेंशन तो ये था कि तुम बहुत ज्यादा उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद वो उससे माफी मांगने लग गई थी। इसके साथ ही कहती है हस्बैंड मुझे माफ करना, मुझे लगा था कि तुम उस लड़की की तारीफ कर रहे हो, लेकिन असल में तो तुम मेरी तारीफ करना चाहते थे। इसके साथ ही उन दोनों के बीच एक रोमांटिक माहौल क्रिएट हो गया था, लेकिन बीच में हड्डी बनते हुए वहाँ पर चैन आ चुका था। झुके आने के साथ ही तेज से दरवाजे को ओपन करता है। इसके साथ ही वो कहता है बहुत बड़ी मुश्किल आ चुकी है। अब आवाज सुनने के साथ ही वो कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी तेज से चिल्ला क्यों रहे हो। इस बात पर चैन उसे बताता है कि जुएन को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया। अब आवाज सुनने के साथ ही वो भी परेशान हो गए थे। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। लैंड ऑफ द कीवर्ड्स की मोड्स के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिस्सू और जुएन की दोस्ती हो गई थी, तो अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में मिस्सू जुएन से कहती है कि यहाँ पर कोई लड़ाई हो रही है, इसलिए हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। इस पर जुएन भी एग्री हो गया था, लेकिन मिस्सू से कहता है कि आप यहीं पर रुकिए, ये लड़ाई डेंजरस भी हो सकती है, इसलिए जब तक मैं ना हूँ तब तक आपको यहीं पर रुकना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ गलती भी हुई तो भी मैं अकेला वहाँ से एस्केप कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे साथ जाएंगे तो इसके साथ ही मेरा ध्यान आप पे हमेशा रहेगा और इस मौके का फायदा उठाकर वो लोग हमें कैप्चर कर लेंगे। ये सुनने के साथ ही वो तैयार हो गई थी। अगले सीन में हम कई सारे लोगों को देखते हैं जो कि आपस में लड़ रहे थे। इसके साथ ही जुएन भी आ चुका था उनकी मदद करने के लिए, लेकिन जुएन की पावर काफी कम थी, इसलिए उनसे नहीं लड़ पाया। तब हमें पता चलता है कि जुएन और किसी की तरफ से नहीं बल्कि गुंडों की तरफ से फाइट कर रहा था, और कुछ में फाइट करने के बाद उन सभी सिपाहियों को कैद कर लिया। उसके बाद जुएन कहता है कि मैंने सुना था कि इसके अंदर एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस बैठी हुई है, इसलिए मैं उसे देखने जा रहा हूँ। लेकिन तभी गैंग का लीडर कहता है जाओ और इस लड़के को घेर लो, क्योंकि ये भी जू मेंशन से आता है। उसकी बातों को सुनने के बाद तो जुएन को काफी गुस्सा आ गया। इधर मिस्सू जब देखते हैं कि जुएन खतरे में तो उसके पास आ गए। इसके साथ ही उनसे भी कहते हैं कि इसे मत मारो। मिस्सू की ब्यूटी देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। इसके साथ ही कहते हैं ये लड़की तो काफी ब्यूटीफुल है। दूसरी तरफ जुएन अपने मन में कहता है मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो हम दोनों जल्द ही मारे जाएंगे। ये सोचते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तभी जुएन उनसे भी कहता है कि मेरे मरने से पहले मेरा एक आखिरी इच्छा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले मैं आप सभी को एक मैजिक दिखाऊं। जुएन की आखिरी इच्छा को सुनकर वो सभी इसके लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि उन सभी को ऐसा लग रहा था कि जुएन तो चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए वो चाहकर भी यहाँ से एस्केप नहीं कर सकता। इसीलिए वो सभी जुएन के मैजिक को देखने के लिए तैयार हो गए थे। जुएन कहता है मैजिक शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेरे पास खड़े हो जाओ। उसकी ये बात वो सभी मान भी लेते हैं। जैसे वो लोग जुएन के कुछ करीब आते हैं, उसी समय जुएन ने अपने पास से एक बोतल निकालकर उनकी तरफ फेंक दिया। ये देखने के साथ ही सही समय पर रिएक्ट करते हुए गैंग लीडर ने उसे फोड़ दिया। उसके बाद वो गैंग लीडर हंसने लग गया था। इसके बाद वो जुएन से कहता है क्या तुम चालाकी करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हमारे सामने ये सभी व्यर्थ है, इसलिए तुम चालाकी करने की कोशिश मत करो। उसने ये कहा ही था, उसी समय उन सभी के सर चकराने लग गए थे, और जब उसकी आंखें खोली तो वो देखता है वो और उसके सभी लोग कैप्चर हो गए थे और उनके सामने खड़ा था जुएन। इसके साथ ही वो सवाल करता है तो कैसा लगा मेरा जादू, और फिर उन सभी को बताता है असल में वो एक बेहोशी की दवाई थी जिसे तोड़ती तुम सभी बेहोश हो गए, और इस मौके का फायदा उठाकर मैंने तुम सभी को बंदी बना लिया। उसकी पूरी बात सुनने के बाद तो उन सभी गैंग लीडर को काफी गुस्सा आ गया था। फिर वो कहता है तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि तुम मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दे दो। अगर तुमने करेक्ट आंसर दे दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये कहने के साथ ही उसने अपना पहला क्वेश्चन किया। उसने कहा क्या मैं खूबसूरत हूँ। इस क्वेश्चन को सुनने के साथ ही एक व्यक्ति कहता है हाँ आप खूबसूरत हैं। इसके साथ ही आप इस सिटी के नहीं बल्कि इस दुनिया के नंबर 1 खूबसूरत इंसान हैं। यहाँ तक कि इस गैरेज के अंदर जो लेडी बैठी हुई उससे भी ज्यादा है। उसकी ये बात अंदर बैठे हुए वुमेन ने भी सुन ली, जिस वजह से तो उससे काफी गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में कहती है आखिर इसकी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे बारे में ऐसे कहने की। बाहर की तरफ जुएन ने उसे मार दिया। इसके साथ ही उसके कई सारे लोगों को मार दिया था, और आखिरी में गैंग लीडर बचता है। वो कहता है मुझे पता है कि तुम मुझे भी मार दोगे, इसलिए मैं तुम्हारे किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा। ये सुनने के साथ ही जुएन कहता है तुम फिक्र मत करो, अगर तुमने मेरे क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, और इस चीज के लिए मैं तुमसे वादा करता हूँ। और उसके बाद वो किसी तरह से उससे सवाल करता है, और फिर जुएन अपने मन में कहता है मैंने जो इससे सवाल किया है वो तो सिर्फ मेरे दुनिया का है, इसलिए किसी भी तरह से उसका जवाब नहीं दे सकता। लेकिन अगली पल वो जवाब सुनने के साथ ही हैरान हो गया था, क्योंकि उस गैंग लीडर ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दिया होता है। इसके साथ ही जुएन अपने मन में कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने इससे जो क्वेश्चन किया था वो तो सिर्फ मेरे दुनिया का था। लेकिन फिर भी उससे कहता है कि तुमने मेरे क्वेश्चन का करेक्ट जवाब नहीं दिया। ये कहते हुए उसे खत्म कर दिया। इधर मिस्सू अपने मन में कहती है आखिर ये जुएन है कौन।
क्योंकि जुएन ने अभी तक ये नहीं बताया था कि वो चू मैनसन का दामाद है। उसने सिर्फ अपने नाम के अलावा उससे कुछ भी नहीं बताया था, जिस वजह से उससे सवाल करते आखिर आप है कौन और आखिर ये लोग आपको मारना क्यों चाहते थे। लेकिन उसकी बातों को इग्नोर करके जुएन उनसे भी इससे सवाल करता है, मैंने आप सभी को बचा लिया तो आखिर आप मुझे क्या दे सकते हैं। उसकी ये बात सुनने के साथ ही जो लेडी अंदर बैठी हुई थी वो बाहर आते हुए कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी जान बचा ली। इसके साथ ही मैं इस एहसान के बदले में आपको 10,000 गोल्ड देना चाहती हूँ। ये सुनने के साथ ही वो भी हैरान हो गए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे पास फिलहाल के लिए इतनी कोइंस नहीं है, इसलिए मैं जैसे वापस लौटती हूँ तो मैं आपको जरूर दे दूंगी। इधर उसकी बातों को सुनने के बाद जुयान इसके बारे में कुछ समय तक सोचता है। उसके बाद उससे कहता है, ठीक है, लेकिन मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। और फिर अगले सीन में वो दोनों थोड़ा सा दूर आ गए थे। इसके साथ ही जुयान कहता है, मैं आपसे सबसे पहले एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मैंने आपकी यू फैमिली के बारे में काफी सुना है कि आपकी यू फैमिली काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ कि आपके साथ जो सोल्जर है वो इतने वीक क्यों हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी की चाल हो। ये सुनने के साथ ही वो कहती है, सिर्फ कोइंसिडेंस है। फिर से एक बार जुएन कहता है, कोइंसिडेंस, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर्स या फिर कोई सर्वेंट इनसे मिला हो, यानी कि दूसरे मतलब में कहा जाए तो गद्दार। जुएन की इन वर्ड को सुनने के बाद उसे भी एहसास होता है कि ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद वो एक स्माइल से उससे कहते हैं, तुम सचमुच काफी स्मार्ट हो, लेकिन तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया आखिर तुम्हारी असली आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि बिना आइडेंटिटी जाने मैं तुम्हें 10,000 गोल्ड कॉइंस कैसे दूंगी। कुछ समय सोचने के बाद वो कहता है, मेरा नाम जुयान है और मैं जू मैनसन का सन इन लॉ हूँ, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी इस आइडेंटिटी के बारे में किसी और से डिस्कस ना करें, यहाँ तक कि आपके साथ जो सर्वेंट है उससे भी नहीं। ये सुनने के साथ ही उसे सहमति जताती है। इसके साथ ही वो कहती है, आप फिक्र ना करें, जबकि आपने भरोसा करके मुझे अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताया तो मैं किसी और से डिस्कस नहीं करूंगी। उसके बाद हमें उसका नाम बताया जाता है, उसका नाम यू है। फिर मिस यू अपने स्टोरिंग से एक जेट पैनेट निकालते हुए उससे कहती है, इसे अपने पास रखे, इस कीमत से आप जब चाहे तब मुझसे मिल सकते हैं बिना रोक टोक के। उसे लेते हुए जुएन कहता है, क्या इस चीज की मदद से मैं आपकी यू फैमिली में कभी भी एंटर कर सकता हूँ। इस चीज की वजह से जुएन थोड़ा सा हैरान हो गया था, क्योंकि जैसे कि आपको पता है जुएन इस दुनिया से नहीं बल्कि दूसरी दुनिया से है, इसलिए इस दुनिया के बारे में उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पता। दूसरी तरफ उसकी ये बात सुनने के साथ ही मिस यू थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। अब दूसरी तरफ हम डॉक्टर की बेटी मिस यू को देखते हैं, जो कि अभी तक जितने भी वहाँ पर घायल लोग थे उन सभी का इलाज कर दिया था, जिस वजह से वो सभी रिकवर हो गए थे। इसीलिए वो लोग मिस यू का धन्यवाद कह रहे थे। इसके साथ ही वो कहते हैं, आप ब्यूटीफुल होने के साथ साथ काफी काइंड हार्टेड भी हैं। उनकी ये बात सुनने के साथ ही जुएन आगे बढ़कर उसके सर को रब करते हुए उससे कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा, ये काफी काइंड हार्टेड है। इसके साथ ही उसे कुछ एहसास हुआ कि गलती से एक बार फिर से उसने मिस यू को टच कर लिया, जिस वजह से उसके शरीर के अंदर पॉइजन उसके अंदर जा रहा है। अब इस चीज की वजह से वो चिल्लाने लग गया था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर वो दोनों मार्केट से होकर जा रहे थे। तभी मिस यू उससे कहती है, क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो मेरे घर तक। ये कहते हुए उसके काफी क्लोज आ गई थी, लेकिन तभी जुएन उसे रोकते हुए उससे कहते हैं, तुम मेरे क्लोज मत आओ, नहीं तो एक बार फिर से मेरे अंदर वो पॉइजन आ जाएगा। अब इस बात को सुनने के बाद वो थोड़ा सा अपसेट हो गई थी। तभी जुएन उससे कहता है, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। जुएन उसे बताता है कि आपके फादर ने आपके आसपास एक पॉइजन डाल रखा है, जिस वजह से आपको कोई छूने की हिम्मत ना करे, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे घर तक छोड़ने के लिए जरूर आऊंगा। ये कहने के साथ ही अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर वो अपने क्लिनिक के बाहर थी। इसके साथ ही कई सारे लोग उसके क्लिनिक के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे और कुछ समय के अंदर ही उन सभी की नजर मिस यू पे पड़ जाती है, जिस वजह से वो सभी उसके करीब आ गए थे। इसके साथ ही कहते हैं, हमें अलग अलग तरीके की बीमारी थी। ऑफकोर्स दूसरी भाषा में कहा जाए तो इन्हें कोई भी बीमारी नहीं थी, बस ये लोग किसी भी तरह से मिस यू से बात करना चाहते थे और इस बात को मिस यू भी काफी अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए मिस यू उनकी बातों को सुनने के बाद कहती है, ठीक है, मैं आपको चेक करूंगी, पर आप सभी को एक लाइन बनाना होगा और 1 बाय 1 करके मेरे पास आना होगा, उसके बाद ही मैं आपको चेक करूंगी, वरना नहीं। उसकी स्मार्टनेस को देखने के साथ ही जुएन भी उससे काफी इम्प्रेस हो गया था। और अगले सीन में हम जुएन को देखते हैं जहाँ पर वो डॉक्टर के सामने आ गया था। डॉक्टर उसे देखते हुए उसे सवाल करता है, क्या तुम उनसे भी बीस्ट को हंट कर लिए। तब जुएन उन्हें बताता है कि नहीं, मैं उनसे भी बीस्ट को हंट नहीं कर पाया, लेकिन मेरे पास काफी पैसे आ चुके हैं। पैसों को देखने के साथ ही वो डॉक्टर उसे झपटे से छीन लेता है। इसके साथ ही वो कहता है, तुम गरीब से अमीर कैसे बने। और ये पैसे वही थे जो कि डॉक्टर की बेटी ने ही दिया था जुएन को बीस्ट के हंट के बदले। और इसके साथ ही उसने ये भी बताया था कि जुएन को कि हमारे फैमिली पैसे पे एक खास तरीके की निशान होती है, जिस वजह से हम आसानी से अपने पैसों को पहचान सकते हैं। और अब प्रेजेंट में हम देखते हैं जहाँ पर उस डॉक्टर ने भी पहचान लिया था, लेकिन इसके साथ ही वो कहता है, ये पैसे मुझे जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं। तब जुएन उनसे कहता है कि पहले तो मैं आपको पैसे नहीं देना चाहता था, लेकिन अब
दे रहा हूँ तो आप ऐसे कर रहे हो, आप ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ, ये पैसे मेरे हैं। तब डॉक्टर कहता है ठीक है ठीक है ठीक है, फिर मुझे बताओ आखिर तुम्हें क्या इलाज करवाना है। फिर जुएन उनसे कहता है कि मैं सही से कल्टीवेशन नहीं कर पाता हूँ, तो आप प्लीज चेक करिए आखिर मेरी कल्टीवेशन में क्या प्रॉब्लम है। ये बात सुनने के साथ ही हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर कुछ सोचते उससे कहता है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर कोई सील लगी हुई है जिस वजह से तुम कल्टीवेशन कभी भी नहीं कर पाओगे। ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति ने तुम पे जानबूझ के सील लगाया हुआ है ताकि तुम कभी भी कल्टीवेशन ना कर पाओ। डॉक्टर के इन वर्ड को सुनने के बाद जुएन को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बॉडी पे सील लगी हुई है। इसके साथ ही उससे कहता है कि आपको पता है कि मैं इस सील को कैसे रिमूव कर सकता हूँ। इधर डॉक्टर उससे बताता है कि मुझे इस सील के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए तुम मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे इस सील को रिमूव नहीं कर सकता। अब ये बात सुनने के साथ ही जुएन तो और भी पैनिक करने लग गया था। फिर डॉक्टर उससे कहता है कि अब मेरा फेस निकालो। ये सुनने के साथ ही जुएन उससे कहता है अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ पैसे दिया था। तब डॉक्टर उससे कहता है वो तो मेरे अपॉइंटमेंट के पैसे थे, इसके साथ ही मैंने तो तुम्हारे इलाज और इसके साथ ही साथ मैंने तुम्हारी बीमारी के बारे में तुम्हें बताया, इसलिए तुम मुझे पैसे दो। इस चीज को सुनने के बाद तो जुएन भी परेशान हो चुका था क्योंकि अब उसके पास पैसे नहीं थे। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हुआ। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारे इस सीरीज के और भी एपिसोड बचे हुए हैं, लेकिन मुझे सही से इंग्लिश नहीं आती, इसलिए मुझे ट्रांसलेट करने में काफी समय लग जाता है। इसलिए मैं हर हफ्ते 3 से 4 एपिसोड एक साथ ही कवर अप करूंगा। आई होप आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इस सीरीज के ज्यादा से ज्यादा एपिसोड कवर अप करूँ तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। इसके बाद मैं देखूंगा कि सीरीज पे कैसी रिस्पॉन्स आ रही है। अगर आप सभी ने इस सीरीज को काफी अच्छे से सपोर्ट किया तो मैं इसके और भी एपिसोड निकालूंगा। तो फिर आज के लिए बस इतने ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।